and we proudly say we are now the second largest in the world now. एक बायस तो था वर्ल्ड ओवर काम कर रहे हैं आप, एक इंडियन है तो रूल में कहीं नहीं लिखा, बट जब जजमेंट का टाइम आएगा तो तब बायस है. हर जगह नया एंटरप्रेन्योर वहीं फंसता है कि भाई ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ है. यू नॉट ओनली मेट द गवर्नमेंट कि भाई आप हमें मौका दो, बट ऑन पैरेलल आपने लोगों की तकलीफें भी सुननी शुरू करी. बिल्कुल. एंड देन यू प्रेजेंटेड कि भाई वी अंडरस्टैंड यू. करेक्ट. एंड योर प्रॉब्लम्स एंड दिस इज द सॉल्यूशन विल ब्रिंग. कोई बिजनेस कमिटमेंट नहीं, पता नहीं कोई रिटर्न आएगा नहीं आएगा, तो जैसे इन्होंने बताया पागलपन और थोड़ी स्ट्रैटेजी. उस टेंडर में एक क्लॉज था कि आपको 30 दिन में ग्लोबली ऑफिस सेटअप करना है. अभी आप बोलो 15 दिन में कहाँ वर्ल्ड में किधर ऑफिस चालू करना है, बिल्कुल विद यूरोपियन पैरामीटर्स के हिसाब से. एंड यू कैन डू इट. कैन डू इट नहीं, वी डू इट. वाओ. तो सबसे लास्ट के अंदर वो जो उनकी वहाँ पर बम गिरा था अपार्टमेंट पे जो थी उसके अंदर, वो बिल्कुल हमारे ऑफिस के साथ बिल्कुल सामने फ्रंट के. ओह माय गॉड. ये दिमाग में कैसे आया कि भी गवर्नमेंट के साथ डील करेंगे. आधे लोग तो गवर्नमेंट का नाम सुन के भाग जाते हैं. मतलब हमने भी देखा अपने एक्सपीरियंस में, जब हम एजुकेशन का करते थे, जब प्रोजेक्ट आता था गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाना है, तो 100 बार सोचना पड़ता था कि भाई वो एजुकेशन ऑफिसर से डील करना पड़ेगा, उससे डील करना पड़ेगा. चलो पढ़ा तो देंगे ही, सर्विस तो दे देंगे, पेमेंट आएगी नहीं आएगी, फिर उसके लिए पीछे लगना पड़ेगा, फिर उसमें 4 ऑडिट के क्वेश्चन लगेंगे कि भाई तुमने ये गलत किया वो. तो हमने कहा हम प्राइवेट में ठीक हैं, गवर्नमेंट में नहीं जाते. बट व्हाट अ डेयरिंग स्टेप. एक्चुअली वी हैव स्टार्टेड दिस वेंचर इन 2005. ओके. जैसे गए हम लोग कई बार वीज़ा के लिए गए, लाइन लगी हुई थी काफ़ी, तो हमने कहा यार दिस इज द थिंग्स कि किसको सॉर्ट आउट कैसे करा जाए. अच्छा, आप खुद वीज़ा लेने गए और वहाँ लाइनें लगी थी. जी. तो आपके मन में आया कि इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या सॉर्ट आउट करना चाहिए इसके लिए. फिर समझा उसका इशू क्या है. तब तक एक हमारी कॉम्प्यूटर कंपनी एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था, पर इनिशियल स्टेज के अंदर ही था. तब हम लोगों ने स्टार्ट करा, उसको समझा, उनको सिक्योरिटी रीजंस थे उनके, क्यों था गवर्नमेंट के पास पैसे की थोड़ा सा दिक्कत रहती है इनको, एम्बेसीज को हर एक के साथ. तो हमने फिर देन वी वर डिस्कस विद दिस पीपल कि किस तरीके से इसको करा जाए. तो धीरे धीरे स्टार्ट करा हमने इसको करने के लिए. क्योंकि तो पहली कंट्री कौन सी थी जिसको आपने कहा आपका वीज़ा सर्विस हम पहली कंट्री हमारे साथ पोर्चुगल थी. पोर्चुगल. इट्स अ बिग in Delhi. No, रिस्पेक्टेड the country is big but limited numbers are there. अच्छा, लिमिटेड नंबर. बहुत छोटे नंबर्स हैं पोर्चुगल के. तो पोर्चुगल को हमने लिया, स्टार्ट करा, पोर्चुगल चलाया. तो नंबर्स वर वेरी लेस, तो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत था, थोड़ा नहीं था कि यार ये तो नंबर ही कुछ नहीं है. देन वी टुक ग्रीस. वो नंबर क्या था अगर आपको ध्यान हो? मेरे ख्याल में नंबर था अप्रॉक्सीमेटली, आप समझिए कोई 10,000 ऑड नंबर्स होंगे मैक्सिमम एनुअली. ओके. Which is not a large number. नहीं, not a large number for any office setup system. That was in loss starting के अंदर. Then after that we start second opportunity we got from Greece. From Greece government. उस समय तो इकोनॉमी ठीक थी उनकी. So Greece के अंदर नंबर अच्छे थे, पर ग्रीस का हमने देखा, थोड़े दिन चलाया, 1 साल तक देखा उसको, पर हमारे मेंटल लेवल के साथ सेट नहीं हुआ. अच्छा. ग्रीस का जो सिस्टम था. तो देन दे विल सी, फिर भी हम इसको करते रहे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया वर्किंग के अंदर. एंट्री बैरियर्स वर वेरी हाई. ग्रीस और ये मिलने के लिए भी आप समझिए हम 2003-4 साल लग गए हमारे को एटलीस्ट. ओके. स्टार्टिंग के एंट्री बैरियर्स बड़ी हाई हैं गवर्नमेंट के साथ करते. तो इसमें एक अच्छा पार्ट क्या था कि पेमेंट हम लोग डायरेक्टली कस्टमर के साथ, जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं उनसे डायरेक्टली लेते हैं. तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई देते थे. हाँ, गवर्नमेंट को देते थे और अपनी सर्विस फीस हम लोग रखते थे. तो मॉडल ठीक था ये. इसमें हम लोग नॉट डिपेंडेंट टू द गवर्नमेंट्स. ओके. फिर देखा हमने कहा ये यूरोपियन यूनियन और इस सिस्टम के अंदर नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे थे. ओके. देन वी डिसाइडेड कि किसी तरीके से अपना जहाँ नंबर्स हैं एशियन कंट्रीज़ में, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इसको. एटलीस्ट कुछ नंबर तो हों करने के लिए. यूरोप, हाँ, यहाँ से क्राउड कम ही जाता है लैंग्वेज की वजह से. फिर एक इंडियन कंपनी को एकदम यूरोपियन कंपनी के साथ सिस्टम के अंदर आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है जी स्टार्टिंग के अंदर. तो वी हैव सीन कि पहले उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से है, क्या है. उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने स्टार्ट करा. वी हैव सीन के नंबर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा है. एज ए 100% इंडियन कंपनी वी थिंक कि सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करते हैं सिस्टम को, उसके बाद सेकंड शिप फेज में लेंगे. ओके. तो अगेन वही प्रॉब्लम, एंट्री बैरियर्स वेरी वेरी हाई. सरकारों के साथ काम है, आपको पता है गवर्नमेंट्स का बड़ा डिफिकल्ट रहता है. अच्छा, फिर क्या वेरी सेंसिटिव वी आर डूइंग, वी आर हैंडलिंग विद द डाटा एंड थिंग्स.
उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमने टेंडर भरने चालू करे। ओके। तो स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा था कि यार हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो स्टार्टिंग की इनकी होती है मीटिंग्स वो करते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आफ्टर रिजल्ट आते थे, सॉरी फेल, दो तीन चार बारी देखा। तो देन वी आस्क विद देम कि यार क्या है, कोई ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस वाले का टेंडर आया। तो उन्होंने कहा सर आप 4 लोग आइए, वहाँ पर जाके प्रेजेंटेशन दीजिए। हमने कहा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे 4 लोगों का, तो धीरे धीरे वो समझा। उसके बाद देन वी गॉट कुवैत इन 2009। ओके। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई हमारी। फिर एंट्रीज मिलने लगी, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई। तो आज मैंने मेरा अगर डेटा करेक्ट है तो 46 गवर्नमेंट्स के साथ आप जी काम करते हैं। यस। उनका सारा वीज़ा, इमिग्रेशन, इंडिया से जो भी है, यू आर द सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। नो, ग्लोबली हम लोग आज की डेट में 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हमारे ऑफिसेज हैं। ओके। और 46 से ज़्यादा गवर्नमेंट्स के लिए काम करते हैं। ओके। तो जैसे हम, ये बहुत प्राउड फीलिंग है। आई थिंक माय फादर विल ऐड मोर कि इंडियन कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली इज फैसिलिटेटिंग ग्लोबल ट्रैवल। तो अगर किसी को कुवैत का वीज़ा लेना फॉर एग्जांपल, तो उसकी किसी भी कंट्री में रिक्वायरमेंट है तो वो आप ही के पास आएगा। करेक्ट। तो जैसे आपकी लोकल प्रेजेंस उन कंट्रीज में होनी चाहिए जहाँ उनकी एम्बेसी है। जिन गवर्नमेंट्स के लिए हम काम करते हैं, जैसे अगर हम इटली गवर्नमेंट के लिए 8 कंट्रियों में काम करते हैं आज की डेट में, तो उन 8 कंट्रियों में हमारे ऑफिसेज हैं। कजाकिस्तान, सेनेगल, कैमरून, आबू धाबी, इन सब कंट्री से जो इटली जाएगा वो हमारे ऑफिस में आएगा। ओह एक्सीलेंट। तो ये एक भरोसा बिठाना कि इंडियन हेडक्वार्टर्ड कंपनी आपके, ना केवल इंडिया के, चलो यहाँ तो समझ आता है कि भाई आपके लैंग्वेज, आपके लोग, आप कर लो, लेकिन बाहर के देशों में भी आप हमारा काम करो, तो ये इट्स अ एक्सट्रीम प्राउड सिचुएशन टू बी इन। बिल्कुल, बहुत प्राउड एंड आई थिंक बहुत डिफिकल्टी से सिचुएशन में आए हैं हम। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा उसके बारे में भी बात करें हम। बिल्कुल मतलब व्हाट आर दोस चैलेंजेस, मतलब इट्स नॉट इजी टू ब्रेक इनटू एक तो कॉलोनियल माइंडसेट है कि इंडियंस को कुछ आता नहीं, हमें एक्चुअली वी आर डीलिंग विद देयर नेशनलिटी, including India, the different nationality, they are very careful about their nationality handling of that. Like US visa, they are also very sensitive about US citizens or applying for the US visa. So उनके लिए entry barrier systems are very high. Every step you have taken, you have to fight with the governments, you have to fight with the private multinational companies also. And we proudly say we are now the second largest in the world now. Second largest in the world. In the world. That is amazing. That's a great space. Yeah. तो इसमें मतलब अमूमन लोग जब गवर्नमेंट के साथ काम करने जाते हैं, मतलब बाहर की गवर्नमेंट पे तो हम नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे, बट इंडियन गवर्नमेंट के साथ या इंडियन सिस्टम्स के साथ, बिकॉज आई एम श्योर इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इन्वॉल्व होगा हर जगह। नहीं, एक्चुअल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ही इन्वॉल्व है। अच्छा, वही इन्वॉल्व है। या एंड आवर होम मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, 2 मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन दैट। तो अगर, क्योंकि ये आप लोगों की बातें जी, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिसको जैसे हम तो जो स्टॉक में कहते हैं कि ये भारत का प्लेटफॉर्म है, इंडिया नहीं भारत का प्लेटफॉर्म है, हिंटरलैंड तक ये मैसेज जाता है, तो जो सोचते हैं इस तरह का काम कर जाएं, तो उनके लिए आप मतलब किस तरह से उनके स्टेप्स को। गवर्नमेंट से हम एक्चुअली वैसे घबराते हैं, पर गवर्नमेंट के साथ काम करना ना बहुत अच्छा है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी सिस्टम। इवन वी हैव वर्क विद द। और ये चेंज हुआ है ओवर द इयर्स, मतलब पहले गवर्नमेंट का क्या रवैया था और आज वो कितना? देखिए, आज हमारी रीच और ज़्यादा बढ़ गई है, थोड़ी और अपनी नोननेस ज़्यादा आ गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब के हमारे जाने से, मोदी जी के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाने से और अवेयरनेस, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रब ऑफ आपको मिला है? यस, काफ़ी पॉजिटिव मिला है हमारे को अदर कंट्रीज़ के अंदर। और एक्चुअल आई हैव सीन कि गवर्नमेंट के साथ काम करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अब हमारे को दूसरा एस्पेक्ट ज़्यादा नहीं पता जिसके अंदर पेमेंट हमें गवर्नमेंट से लेनी हो, टू बी वेरी फ्रैंक। तो हमारा तो ये रहा हमेशा कि कस्टमर के साथ जो भी हमारे वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं, उन लोगों ने अपनी पेमेंट भी दी और गवर्नमेंट की पेमेंट हमने कलेक्ट करी और गवर्नमेंट की पेमेंट गवर्नमेंट को दे दी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इसके अंदर, तो उनको ट्रस्ट आया। यस। बट ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलने से पहले तो एक, जैसे वो बिडिंग वॉर कहते हैं, और अच्छे एक्सपीरियंस लोग थे, तो आपने वो ट्रस्ट कैसे बिठाया कि वी आर द राइट पार्टनर टू टेक अप दिस जॉब?
मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक जो मेरी जैसे हमारी एक पहले तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूँ तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं जी। हम 30 लोग एक घर में रहते हैं। मैं भी बचपन से बड़ा हुआ हूँ तो मेरे फादर उनके ब्रदर्स को सुबह चाय पे पहले दिन से ही काम समझाए क्या काम कर रहे हैं, क्या काम खाने की बात ज़्यादा होती है वो समझा। हाँ, तो सुबह से ही समझाया कि काम में क्या चल रहा है। पहले ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड में थे। मेरे फादर को मैंने हमेशा देखा है बोलते हुए कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, कॉस्ट सेविंग से प्रॉफिट कमाते हो आप। हाँ। क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस तो फिक्स रहेगा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट से होता है। हाँ। तो बचपन में मैंने भी देखा करेक्ट कॉस्ट इज अ बिग दिस थिंग। तब मेरी बात होती थी वॉल्यूम एंड कॉस्ट, बिल्कुल। तो मेरी बात होती थी उनसे कि क्या करें, तो उन्होंने तब मैंने देखा उनको भी स्ट्रगल करते हुए 2001 से लेकर 5-6 तक मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी। जो हम मैन्युफैक्चर करते थे वो प्रोडक्ट चेंज हो गया था, तो वो भी कुछ और बिजनेस ढूंढ रहे थे। मैं तो तब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, फिर मैं सीए कर रहा था। उसके बाद मैंने देखा उनका मन था कि कोई मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री में घुसे। तो वैसे हम 2005-6 में जैसे बताया दिवाकर जी ने कि उन्होंने स्टार्ट करा एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से, एम्बेसीज के साथ स्टार्ट करा काम। जो बीजीवी वाला, करेक्ट, उससे उनको एंट्री मिली एम्बेसी से टच बेस आने में। ठीक है। फिर ऐसे उन्होंने बताया हमने ग्रीस पोर्चुगल के साथ काम करा और इंडियन गवर्नमेंट आउटसोर्स कर रही थी अपनी एम्बेसीज को अब्रॉड उस समय। तो 2008-9 से 2014 तक उन्होंने फोकस करा कि हम एक कंट्री जो इंडिया में प्रेजेंट थे यहाँ से 20 कंट्रीज में चले गए हम। इंडियन गवर्नमेंट की बदौलत हम इंडियन गवर्नमेंट के टेंडर्स भरे। बहुत ट्रांसपेरेंट टेंडर सिस्टम होता है, आप टेक्निकल भरो, L1 पे आपको टेंडर मिलता है, एक्सपीरियंस मिला, काम परफॉर्म करा, हमने बोला बहुत अच्छा है। फिर 2013-14 में भी पढ़ाई कर रहा था, मैंने भी उनको थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखा बाहर की और कॉम्पिटिटर कंपनीज जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स थी, 100 साल पुरानी कंपनी थी, वेस्टर्न कंट्रीज से कंपनीज थी। एक बायस तो था वर्ल्ड ओवर काम कर रहे हैं आप, एक इंडियन है तो रूल में कहीं नहीं लिखा, बट जब जजमेंट का टाइम आएगा तो तब बायस है। तो वो एक अनअनाउंस्ड बायस है। इंडियन कंपनी को प्रेफरेंस कम थी पहले 2013-14 की हम बात करें। तो तब तक हम लोग इंडियन गवर्नमेंट से काम करते थे। मैं भी उस समय पढ़ाई कर रहा था, मैंने भी देखा कि अब एक साइज पे आ गया, स्ट्रगल कर रहे हैं हम आगे ग्रो करने के लिए और आगे क्या ग्रोथ की पोटेंशियल है। तो हम फिर जब गए फॉरेन गवर्नमेंट्स के पास, थोड़ा एम्बेसीज के पास बात करने गए कि हम वीज़ा का काम करते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है वीज़ा का काम तो ठीक है, पर आपने शेंगन गवर्नमेंट के लिए कितने साल काम करा है या कितनी कंट्रियों में काम करा है, ट्रैक रिकॉर्ड दिखाओ अपना। वीज़ा का ट्रैक रिकॉर्ड तो है, तो एक चिकन एंड एग स्टोरी आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप दोनों बात कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह नया एंटरप्रेन्योर वहीं फंसता है कि भाई ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ है, तो वो कैसे बैकग्राउंड का है, कैसे विश्वास करेंगे आप कर लोगे। आई थिंक यही सबसे बड़ा एक चैलेंज है जो आई थिंक ओवरकम हम लोगों ने करा और हम आज बैठकर आप लोगों ने हमें बुलाया। कैसे किया उसकी थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए। देखो उसके लिए थोड़ा पागलपन चाहिए वो तो है। आपको फोकस रखना है, आपको लगे रहना है, जस्ट बीइंग परसिस्टेंट। आप परसिस्टेंस, आपको लगे रहना है, उनको बार बार समझाना है कि आप देखिए कॉम्पिटेंट है, आप कर सकते हैं, आप डिलीवरी दे सकते हैं उनको। परसिस्टेंस आपको चाहिए, 3 साल 4 साल लगेंगे आपको। बट उसमें मैं थोड़ा ये भी ऐड करना चाहूँगा, परसिस्टेंस तो एक है, पर हमने एक बहुत वेल डिफाइंड स्ट्रैटेजी भी बनाई। अच्छा। परसिस्टेंस और हार्डवर्क तो बिना उससे कोई एंटरप्रेन्योर कंपनी बना ही नहीं सकता। वो तो आज भी आई थिंक हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मुझे लगता है जब तक हमारी एम्बिशन में नहीं पहुंच जाते, हमें लगता है हम एवरीडे स्ट्रगल कर रहे हैं। पर हमने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डाल रही थी, हमें लगा कि यार यहाँ तो एंट्री अभी नहीं मिल सकती। हमारे कॉम्पिटिटर्स अभी एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, स्मार्ट मोनोपोली प्लेयर्स हैं, तो उन्होंने क्राइटेरिया डाल दिया है। तो हमने देखा कि कहाँ छोटी छोटी गवर्नमेंट्स के पास जा सकते हैं जहाँ उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, नंबर्स भी ज़्यादा नहीं है, पर एक हमारा क्राइटेरिया बन सकता है। तो हमने 2-3 यूरोपियन गवर्नमेंट्स के टेंडर्स भरे जो हम मिल गए, जहाँ क्राइटेरिया जहाँ बड़ी छोटा बिजनेस था उनके लिए, करेक्ट छोटा बिजनेस था उनके लिए, या वहाँ क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। ऐसा स्मार्ट मूव। तो हम लोगों ने वहाँ गए, वो वर्ल्ड के किसी कोने में ऑफिस खोलना था, उसमें बोला कि ऑस्ट्रेलिया में खोलो आप, जापान में जाके खोलो, आप खोलो कनाडा में ऑफिस। हमारी कोई रीच नहीं थी वहाँ। अब पागलपन जैसे उन्होंने बताया कि था जुनून था, चलो नहीं वहाँ चलो। बिजनेस सेंस कि आपको कहीं से तो एंट्री चाहिए। तो आपको यू हैव टू ब्रेक इनटू द मोल्ड एंड वंस यू आर इन, करेक्ट, देन यू स्टार्ट टू बिल्ड योर ट्रैक रिकॉर्ड। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, वो हमने एक्सेप्ट करा। आई थिंक वो लिए, और वो सबसे
डिफ़िकल्ट गवर्नमेंट थी, क्योंकि क्या है, सारी छोटी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा SLA कंप्लायंस करवाती हैं, इनके नंबर सबसे ज़्यादा कम है, वो बोलती सबसे ज़्यादा SLA कंप्लायंस हमारी ही है। ऐसा क्यों? मतलब आई थिंक ऐसा ना खाली हुआ तो सबसे ज़्यादा देखता रहता जो बिजी है वो तो रिड्यूस कर देता है पैरामीटर। बिजी के अंदर सिस्टम्स ऑपरेटेड है, हाँ, छोटे नई के अंदर गवर्नमेंट पहली बार नए नए सिस्टम बना रही है, उनके लिए उनका मैनुअल वर्क और चेकलिस्ट बहुत बड़ी बड़ी तो हमने 2-3 गवर्नमेंट से काम लिया, फिर हमने बड़ी ब्रेक हमें जो मिली, आई थिंक एक जो मूविंग पॉइंट था हमारा 2016 में, हमने देखा एक गवर्नमेंट यूरोप के अंदर है, स्पेनिश गवर्नमेंट, उनका एक ग्लोबल टेंडर आ रहा था। उनका टेंडर आ रहा था कि पूरे विश्व में जितने लोग स्पेन जाते हैं वो अवार्ड करना चाहते थे वीज़ा आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को। तो हमने देखा कि ये टेंडर आ रहा है, 1-2 साल पहले हमें विजिबिलिटी मिली थी, हमने जाना शुरू करा, गवर्नमेंट से मिलके समझना शुरू करा, ग्लोबली जाकर ऑफिसेज देखे जो करंट प्रोवाइडर के थे, लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमने अपनी पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि यार ये हम अब इस इंडस्ट्री में है। यू नॉट ओनली मेट द गवर्नमेंट कि भाई आप हमें मौका दो, बट ऑन पैरेलल आपने लोगों की तकलीफें भी सुननी शुरू करी। बिल्कुल। एंड देन यू प्रेजेंटेड कि भाई वी अंडरस्टैंड यू, करेक्ट एंड योर प्रॉब्लम्स एंड दिस इज द सॉल्यूशन विल ब्रिंग। बिल्कुल। हमने जाकर जहाँ उनकी हाई वॉल्यूम कंट्रीज हैं, इन्वेस्टमेंट करी, अपने लोग भेजे विद नो बिजनेस कमिटमेंट, कोई बिजनेस कमिटमेंट नहीं, पता नहीं कोई रिटर्न आएगा नहीं आएगा। तो जैसे इन्होंने बताया, पागलपन और थोड़ी स्ट्रैटेजी दोनों लगाई कि यार लेट्स टेक द चांस, बहुत बड़ी चांस है, चांस लेते हैं। तो हमने लोग बिठाए, जगह जगह भेजे, स्ट्रैटेजी बनाई, गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस दिया कि आप अगर हमें टेंडर आने से पहले कि आप दोगे तो कंपनी, हम भागने वाली कंपनी नहीं है। गवर्नमेंट्स को क्या सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में? स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। आप देखिए ये इकोनॉमीज पूरी टूरिज्म इकोनॉमीज हैं, सबसे बड़ा रेवेन्यू GDP का टूरिज्म से आता है। अब उनको ये डाउट है कि किसी कंपनी को काम तो दे दिया हमने, कल परफॉर्म ना कर पाए तो हमारी कंट्री में दिक्कत आ जाएगी। तो कॉन्फिडेंस दिया कि हमने आपके लिए इतने बड़े स्केल पे काम नहीं करा, पर उसके बावजूद हम जो काम जिन गवर्नमेंट्स के लिए कर रहे हैं, आप उनसे जाके बात करिए, हमारी डिलीवरी देखिए। हमने टेक्नोलॉजी का अच्छा पार्टनर लिया लोकल कंपनी को, और हमने बिड करा और हम जीत गए टेंडर। उसके बाद भी बहुत बड़ा चैलेंज आया। जीतना तो एक चीज है, उसको एग्जीक्यूट करना। और उस टेंडर में एक क्लॉज था कि आपको 30 दिन में ग्लोबली ऑफिस सेटअप करने हैं। 30 डेज में, 30 दिन में हम 20 कंट्रीज में थे। स्पेन का तो हर जगह ही, हर जगह हम ऑलरेडी 20 कंट्री में और गवर्नमेंट्स के लिए कर रहे थे। उन्हें बोला 50 कंट्रीज में आपको जाना है। वाओ, 30 न्यू कंट्रीज। उन्होंने बोला यार ये चैलेंज सिचुएशन है, बिकॉज हमारे टेंडर में पुराना टेंडर सिस्टम चलता आ रहा था, कॉम्पिटिटर आपको पता है हार गया, तो कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला, वरना वो 30 दिन में छोड़ देगा सारा काम। अगर आप करते हो तो ठीक है, वरना उसको एक्सटेंशन दे देंगे। ओह वाह। तो अब यहाँ फिर पागलपन वाली बात आई। जुनून है, पागलपन भी क्या है, जुनून है, आपको काम करना है। अच्छे वर्ड पागलपन, मतलब मेरा मतलब कहने का क्या है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर 30 डेज में या तो आप एक्सटेंशन में चले जाइए, या फिर आप उसको, या फिर सिर्फ एक कफन बांध के निकल जाइए, ये तो करके छोड़ना। तो हमने पूरी टीम बिठाई यहाँ पर, एंड विद देयर एक्सपेक्टेशन, विद द कंप्लायंस ऑफ द यूरोपियन स्टैंडर्ड, ऑल कंट्रीज वी हैव स्टार्टेड अ सिंग। पर उसमें तो जगह लेनी, लोग हायर करने, फिर उनको ट्रेन करना आपके प्रोसेस। अभी आप बोलो 15 दिन में कहाँ वर्ल्ड में किधर ऑफिस चालू करना है, बिल्कुल विद यूरोपियन पैरामीटर्स के हिसाब से। And you can do it within 15 can days. do it नहीं, we do it. Wow. तो अगर मेरा कोई नया बिजनेस आइडिया आएगा ग्लोबल, तो मैं आप ही के पास आने वाला हूँ कि कैसे उसको सेटअप करना है। Fact and with the, क्योंकि there no compromise on the quality of. Yeah, you cannot. It's actually a security matter. Time to time Brussels, time to time this all the government, Schengen government, different governments, उनका ऑडिट सिस्टम कहीं ना कहीं पर वर्ड ओवर चलता रहता है। करेक्ट। Every day there is वो तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा ऑफिस ओपन करने का भी। They first do a full check, systems compliances, you are handling people's data. 15-16 में एक चैलेंज आया कि ये यूरोपियन गवर्नमेंट्स के लिए कि ये बोलते हैं इंडियन कंपनी की ट्रांसपेरेंसी कम होती है। अच्छा, ऐसा परसेप्शन था, लोगों ने बोला? नहीं, कई बार परसेप्शन कॉम्पिटिटर बनाता है। अच्छा, कॉम्पिटिटर के अंदर परसेप्शन बनाने का खेल है। इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है, दे डोंट वांट कि एनी इंडियन कंपनी कैन राइज, दे वांट कि यार उसको किस तरीके से। तो हमने कहा यार आपको क्या चाहिए, विद द गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज द वर्ड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, व्हाट यू वांट, वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट्स ईच एंड एवरीथिंग, तो वो समथिंग रिलेटेड टू दैट जो ट्रांसपेरेंट हो, गवर्नमेंट देख पाए हमारी जगह। तो देन वी लिस्ट आवर कंपनी, फॉर दैट पर्पज वी लिस्टेड द कंपनी, एंड दैट शिखर, यू हैव ऑलरेडी जॉइंड दैट टाइम, एंड शिखर हैज इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले फॉर द
listing of that company. For the IPO, for the public listing. For this thing. So listing होते ही तो compliances और transparency becomes like so शीशे की each and everything on our net, you will go and see all the things. So their transparency system, their thinking about the company perception also change. True. So then they will see कि यार वाकई actuality के अंदर this company is each and everywhere we can go and see the things. तो ये जो आप काम कर रहे हैं उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है, जैसे हम लोग इंडिया में काम करते हैं तो हर 100-200 किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है, डायलेक्ट बदल जाता है, शहर बदल जाता है, लोगों का खान पीन बदल जाता है। बिल्कुल। तो उसको समझते समझते लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन आप तो इतनी कंट्रीज़ में जाके उनकी कल्चर, उनकी सेंसिटिविटी को कैसे आपने समझा? बिकॉज टिल यू डोंट कनेक्ट दे डोंट वर्क। देखिए कल्चर कोई भी हो, खाना तो सभी खाते हैं, खाना सब खाते हैं, हमने वही सिस्टम अडॉप्ट करा। अच्छा। कल्चर कोई भी हो, आपका पैरामीटर सिस्टम जो है आपके, हाँ, वो सेम ही है। हाँ, उसी को अडॉप्ट करा हमने। वी हैव अप्रोक्स कितनी, हाउ मेनी नेशनलिटी? 100 नेशनलिटीज। 100 नेशनलिटीज। देखिए Working for us. कल्चर तो ग्लोबली ऑब्वियसली हर कंट्री में अलग है। हाँ। हर आप अगर मोरक्को में काम कर रहे हैं तो लोकल कल्चर अलग है किसी भी कंट्री में। तो हमने उसके लिए क्या करा, आई थिंक एक तो एक्सपीरियंस जो 2005-6 से स्टार्ट करा काम, 20 कंट्री में धीरे धीरे गए, फिर 60 कंट्रियों में ऑफिसेस खोला धीरे धीरे और गवर्नमेंट्स के साथ बढ़ते गए। तो हर नई कंट्री में जब जाते थे एक अलग चैलेंज तो होता था। करेक्ट। हर नई कंट्री में हम टेरिटरी में घुस रहे हैं तो वहाँ की लोकल कंप्लायंसेस अलग हैं, लीगल रिक्वायरमेंट कंपनी खोलने तक की अलग है, बिल्कुल, डॉक्यूमेंट अलग है, अलग लैंग्वेज में है, अरेबिक में है, फ्रेंच में है, स्पेनिश में है, जर्मन में है, इटालियन में है, पोर्चुगीज में है, अलग अलग लैंग्वेजेस में है। और हमें हिंदी और इंग्लिश आई थिंक ठीक ठाक आती है। हाँ। तो हमारी लिमिटेशन थी। हाँ, उसी की बदौलत आई थिंक। बट जो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने एक जो सिस्टम सेट करा कि ग्लोबली काम एक जो सिस्टम से होगा, सिस्टम एंड प्रोसेस वो स्टैंडर्डाइज होंगे हर कंट्री के अंदर। थोड़े ट्विकिंग होगी लोकल सिस्टम के हिसाब से। अब अगर आप लोकल कंट्री में काम कर रहे हैं, वीज़ा मोरक्को के अंदर लोकल मोरक्कन को चाहिए, तो उसको आप कोई इंडियन या कोई इंग्लिश बोलने वाला बिठाएंगे तो ना उसको समझ में आएगा ना हमें समझ में आएगा। तो आपको लोकल लोग और लोकल लोगों के लिए लोकल सिस्टम बनाने पड़ते हैं, हर जगह ट्वीक करना पड़ता है। तो अगर आप देखें 60-70% हमारा सिस्टम सेम है ग्लोबली, बट 30-40% हर कंट्री के मुताबिक कंट्री मैनेजर्स अलग हैं, लोग डील करने वाले लैंग्वेजेस अलग हैं। तो आई थिंक ये जो एक आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ये एक जो इशू था ना, ये बहुत बड़ा इशू था। अब ऑब्वियसली बात करें तो इजी है, एक्चुअल क्या है मेरे जैसे से पूछो, मैं पहले 2 कदम पीछे हो जाओ। मैं आपको बताता हूँ एक मैं पंजाब गवर्नमेंट का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया सिटीजन सर्विस का। ओके। 2016 के अंदर पंजाब गवर्नमेंट का एंटायर सिटीजन सर्विस वी हैव टेकन थिंग्स। देन सेक्रेटरी एंड एवरीवन वी हैव गॉन टू द मिनिस्ट्री, इनके सेक्रेटरीट के अंदर गए। यू बिलीव इट, नीचे से उन्होंने कहा जी आप इस 2nd फ्लोर पर इस सेक्रेटरी के पास सबको जाना है। तो वह पंजाबी में लिखा हुआ था। आई बिलीव इट, वी कांट थिंक यार किसका नॉक करे, कौन इज राइट गाय। तो ये डिफिकल्टी ईच एंड एवरी स्टेट, एवरी कंट्री ये तो रहेगी आपको। यू हैव टू बी टेक अ लोकल पीपल और विद एक्सपीरियंस। वो आपको इजी लगता है, बट फॉर अ न्यू पर्सन इज ए डिफिकल्ट थिंग। फिर आपने जो प्रॉब्लम देखी उसके अगेंस्ट आप प्रोसेस बनाते चले। हर कंट्री के हिसाब से। शिखर इज राइट, जहाँ नई चीज आती थी वो प्रोसेस में ऐड हो। हमने अगर आप देखें हमने क्या करा, एक स्ट्रैटेजी बनाई जो चाइनीज कंपनीज बहुत ज्यादा हुआ है जैसे बनाती है स्ट्रैटेजी। जिस कंट्री में जाती है वहाँ लोकल बन जाओ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, हमने जैसे उन्होंने बताया पंजाबी वाली, उन्होंने कहानी नहीं बताई, उसको ओवरकम करने के लिए क्या रखा वहाँ पे एग्जाम्पल 2 वहाँ के लोकल लोग रख लिए। तो अब हम फ्रांस जाते हैं या हम जर्मनी जाते हैं, इटली जाते हैं, तो आप देखेंगे कि हम एज ए इंडियन तो 4थे नंबर पे जाते हैं। उससे पहले हमारी टीम जो होती है वहाँ की लोकल टीम होती है, लोकल टीम होती है, लोकल एक्सपर्ट होती है जो उनकी भाषा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए काम आप जैसे भी कर रहे हैं सिमिलर है वर्ल्ड में, बट सबकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। सब हेलो को अलग तरीके से बोलते हैं, यस को अलग तरीके से बोलते हैं, नो को अलग तरीके से बोलते हैं। किसी कंट्री में आप हैंडशेक करोगे तो बहुत खुश होंगे, किसी कंट्री में ऑफेंसिव होता है। तो ये जो कल्चर न्यूएंसेस हैं एज ए इंडियन कंपनी समझने में हमें बहुत टाइम लगा, बहुत स्ट्रगल आई। अगर आप बोलें 2005-6 से 2014 तक हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए बाहर काम कर रहे थे, एक समझ आई। फिर हम फॉरेन गवर्नमेंट से जब मिलने जाते थे तो मिलने का भी तरीका, कई मिनिस्ट्रीज के अंदर बिना टाई के आपको एंट्री अलाउड नहीं है।
बिना टाई के एंट्री अलाउड नहीं है। Still lot of countries. मतलब they specifically make sure they have to dress code to enter. अभी यूरोप में तो गर्मी इतनी हो गई कि उन्होंने चेंज करा है कि नाउ ठीक है विदाउट टाइम मीटिंग हो सकती है। No, you can't go in Gulf also. अच्छा, If you go to the ministry, you have the dress code, the tie with the tie and things. You can't go without that. तो जो न्यूएंसेस हैं छोटी छोटी उसको आपने उनकी रिक्वायरमेंट इम्बाइब करते गए। Yes. बट आप इतनी जगह बिजनेस चलाते हैं तो वहाँ पे कुछ डिस्टर्ब कंट्रीज़ भी हैं, जैसे अफगानिस्तान में आपकी प्रेजेंस है या यहाँ के लिए वीज़ा वहाँ के लिए लेते हैं, तो वहाँ तो सिक्योरिटी लेवल और चैलेंजेस एक अलग स्केल के होंगे। बिल्कुल। तो कई बार क्राइसिस भी हो जाता है, जैसे यू नो गिविंग अर्जेंट वीज़ाज। लास्ट इंडियन गवर्नमेंट के लिए यमन के अंदर, हाँ, यमन भी एक डिस्टर्ब स्टेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी हैव द यमन ऑफिस। या मेरे को ध्यान है, हमारे स्टेट मिनिस्टर थे अपना मेजर जनरल साहब थे ना, कौन से, वीके सिंह जी, वो लेके आए थे लास्ट। तो सबसे लास्ट के अंदर वो जो उनकी वहाँ पर बम गिरा था कंपार्टमेंट में जो थी उसके अंदर, वो बिल्कुल हमारे ऑफिस के साथ बिल्कुल सामने फ्रंट के। ओह माय गॉड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्लोज डाउन द एम्बेसी एंड थिंग्स, अभी तक ओपन नहीं करी है हमने। करेक्ट। इस टाइप की डिफिकल्ट कंडीशंस इराक अदर प्लेसेस में रहती है, तो उसके हिसाब से वहाँ के रूल। देखिए मैं एक किस्सा और बताना चाहूँगा। बहुत ये अब देखिए ऑब्वियसली बिजनेस आपका फेस ऑफ इट, आपको ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चलाने हैं, बट ऑन द ग्राउंड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाने में बहुत डिफिकल्टी होती है। आप कॉन्ट्रैक्ट जीत भी जाएं, उसके बाद क्या है, आपको अगले दिन ऑफिस चलाना है। अब रशिया जैसी कंट्री में अगर आपको ऑफिस खोलना है और आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जानते, लोकल ऑफिस नहीं जानते, तो आपका ऑफिस खुल नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं खुल पाएगा। तो अब एक किस्सा जो हुआ हमारे साथ जी, आई थिंक वो भी I think थोड़ा सा people would love to hear these stories because उसमें काफी insights रहते हैं। Government of India has given us a Russian contract for Indian embassy in Russia. Indian embassy in Russia has given a contract. So we have to go and start the functioning of things, and I think so we got only 30 days okay to start the things. 15 days के अंदर हमने प्रिपरेशन करी, ऑफिस रेंट के ऊपर लिया, फाइनलाइज कर दिया। उसके बाद जो वहाँ पर ऑलरेडी पहले कोई रशियन के साथ कुछ काम हो रहा था, कोई कर रहे थे, तो जिधर भी हम ऑफिस पे जाएं वो हमें स्टार्ट में तो रेंट के लिए ओके कर देता था, उसके बाद हमारा सामान लेके बाहर रख देता था रोड के ऊपर। क्यों? नॉट अलाउड। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट जीत गए। उसके बाद भी जो लोकल अथॉरिटी, आप रेंट पे तो आप कहीं तो ऑफिस बनाएंगे। अच्छा, तो जो इनकम्बेंट था उसकी लोकल अथॉरिटी में अच्छी जान पहचान थी। अच्छा, तो वो फिर पंगा ले रहा था। तो आप समझिए और कॉन्ट्रैक्ट में आपको खोलना इस दिन से, अदरवाइज $10,000 पर डे। और अगर वो डेट मिस होगी तो कैंसिल या फाइन। $10,000 पर डे का फाइन होता है एक सेंटर के ऊपर। दैट इज द कंडीशन। और नेक्स्ट टाइम अगर आपने एक बार नहीं अगर कंप्लाई नहीं करा तो नेक्स्ट टाइम कोई टेंडर भी नहीं मिलने वाला। तो मतलब यू आर ब्लैक बिकॉज यू हैव नॉट ब्लैक लिस्टेड, नो फेथ ऑन द गवर्नमेंट ना, कि भाई आप कर नहीं पाए, हमने आपको आप काम ले तो कर नहीं पा रहे, तो आपको काम क्यों देगा कोई भी आज। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम करा जी, फिर हमने किसी से अप्रोच लगाई, इधर लगाया, फिर दोबारा ये हुआ। 4-5 बार ही हो चुका। फिर लास्ट टाइम मेरे ख्याल में 3 दिन रह गए थे शिकार, फिर फ्राइडे कोई वे आउट ढूंढ के। तो फिर मैंने एक वे आउट ढूंढा जो वहाँ का वाज वन ऑफ द टॉप कंपनी, बिजनेस टाइकून ऑफ दैट रशिया। तो ही वाज इन दिल्ली दैट टाइम। देन आई रिक्वेस्ट को, यार क्या करना है बता। 2 दिन रह गए थे सिर्फ। तो बोला यार एक काम करो, यू विल ओपन द ऑफिस इन माई ऑफिस, माई प्रेमिसेस। तो आई टोल्ड माई यार इस टाइप की ये इंसिडेंट हुआ है, 6-7 बार ही हो चुका है, अब तुझ बता। 6-7 बार हो गया 15 दिन में? 15 दिन में 6-7 बार ही हो चुका। तो फिर देन आई इमीडिएटली फ्लाई फ्रॉम हेयर टू रशिया ऑन 30th आई थिंक सो। आई 29th नाइट, 30th पहुंचा। फर्स्ट को स्टार्ट करना था, एंड देयर इज नथिंग वाज देयर, माय टीम और ईच एंड एवरीथिंग वाज इन होटल विद कंप्यूटर एंड थिंग्स। टीम को भी वहां पर आई थिंक डरा धमका के, वो टीम भी आपको घबराई होगी कि हर बार ही ऐसा हो रहा है, तो टीम वाला ऑल्सो की यार प्रॉब्लम आ रही है। तो देन ही हैज गिवन विद द premises in their compound, and I told them, yeah, this is the happening. So then he told me, don't worry on that account, I will do that thing. So 30th we established a thing, 31st को हमने उसको ट्रायल पे लिया और फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया। That was the toughest. Up and about live on first. Yes, from first. तो आई थिंक बोलने की जो सीख है वो ये है कि ऑब्वियसली बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट लेना बहुत डिफिकल्ट है, लेने के बाद एग्जीक्यूट करना और भी डिफिकल्ट है, और
यू कैन नॉट फियर, यू नो, हार्ड वर्क डर और के नहीं कर सकते, डर के नहीं कर सकते। आपने चैलेंज लिया है, गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट है, अब व्हाट में इशू चल रहा है ऑन द ग्राउंड यू हैव टू। तो ये मैं आपको खाली एग्जांपल इसलिए देना पड़ता था क्योंकि जो हम 70 कंट्रियों में काम कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, मोरक्को, अल्जीरिया, डेवलप्ड कंट्रीज में तो कर ही रहे हैं हम, कनाडा, यूके, स्टेबल इकोनॉमीज डिस्टर्ब स्टेट्स भी हैं, पर जो हम डिस्टर्ब कंट्रीज में कर रहे हैं, कंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स है, उनकी अपनी है। बट एक जगह प्रॉब्लम्स है। और कंपनी क्या, हमारी भी कंपनी में आप समझिए, जो कॉम्पिटिटर, जो मल्टीनेशनल कॉम्पिटिटर है, इनका एक बेसिक माइंडसेट है कि लीगल में दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वांट टू गो फॉर द लीगल, दे कैन स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द लीगल, करेक्ट। एंड वी आर नॉट दिस टाइप ऑफ नेचर ऑफ द कंपनीज, एंड इंडियन इज नॉट लिटिगेशन ऑफ द थिंग्स, दे वांट कि यार क्लीन काम कर रहे हैं, बट क्लीननेस दे विल नॉट लीव इट यू। लीगल के अंदर आप समझो कि ईच एंड एवरी कंट्री व्हेन देन दे लूज द कॉन्ट्रैक्ट एंड द थिंग्स गो फॉर द फाइट्स। Oh, they came after you. They came after us. For any Indian company, so you have to make a strategy. You have to be very sound in each and every aspects. For defense also, for aggressive also. It's not a easy thing. And alone you will. First, it's difficult to get the contact also. बहुत दिक्कत है उसके अंदर भी. उसके बाद ये लोग फिर every time in new condition of the tenders, you understand the tenders का system. तो ये जो आप बात कह रहे हैं, इस तरह के जब हम डिफ़िकल्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और यू नो कई बार लीगल सिचुएशन में भी हम चले जाते हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन या इवन क्लाइंट, तो यू नो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्चर है जहाँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक दुविधा में आते हैं कि भाई हम लीगल फाइट करें या चुपचाप नमस्ते करके अपने काम में काम रखें, कि भाई हम उसको लेसन सिखाएं कि भाई तूने केस कैसे डाल दिया, अब मैं भी दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, या फिर भाई आप उसका सेटल करें और अपने काम में बिजी रहें, उसमें एनर्जी ना लगाएं। तो आप लोगों की अप्रोच क्या रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको स्ट्रांग होना पड़ा अपने सिस्टम के अंदर। सिस्टम, नो कंप्रोमाइज ऑन एनी ऑफ द थिंग्स, नो आपकी वीकनेस कोई ना हो, आपकी वीकनेस कोई नहीं, उनके कंप्लाइंस सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, नो टॉलरेंस पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट, तभी आप किसी से फाइट भी कर सकते हैं और किसी हद तक जा सकते हैं। देन ईच एंड एवरी गवर्नमेंट विल सपोर्ट यू। करेक्ट। आप में कमी कोई निकाल जब आप ही में कमी है तो फिर कोई सपोर्ट भी क्यों करे? देन इज डिफिकल्ट, बट यू ऑलवेज रेडी फॉर दैट। आप देखिए सभी गवर्नमेंट्स एक डिफेंस का बजट रखती हैं, झगड़ा होता है नहीं होता, और दिखाते हैं कि यार हम डिफेंस में ठीक है, मजबूत है, तो वो एक ज़रूरी पार्ट है। नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा कि देखिए, पहली बात तो हमने इस बिज़नेस करते हुए या इस कंपनी को बड़ा करने के लिए आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि फाइट से हार नहीं मानी। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो कॉम्पिटिटर्स के पास कभी पैसे की कमी नहीं थी, करेक्ट, रीच की कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, तो हमारे अंदर एक फ़ाइट का जो जज्बा था और बैक डाउन ना करने का जो जज्बा है आज भी, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज़ है सक्सेस के लिए, मुझे लगता है। और जैसे उन्होंने बताया कि हम जो खुद कर रहे हैं हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं, तो अगर गलत हो रहा है हमारे साथ और हम लड़ेंगे नहीं उसके बारे में तो आगे भी गलत होता रहेगा। करेक्ट, पीपल विल रोल ओवर करते रहेंगे। कोई गवर्नमेंट हमें सीरियसली नहीं लेगी कि कल को ठीक है इनको नई एंट्री दी हमने तो कोई दिक्कत नहीं है, चुप बैठे हैं घर पे। तो ये हमने देखा। ऑब्वियसली लड़ना आसान तो है नहीं, आपको अलग, आप बिजनेस की जगह आपको हर चीज़ में फोकस करना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, पैसे खर्चने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। पर हमने ये सोचा कि हमें इस बिजनेस से बाहर नहीं निकलना। कॉम्पिटिटर्स ने सबने ट्राई करा बहुत, सुबह शाम रात की, उनका बिजनेस ना हम लोग ले पाए, हम अपनी टेरिटरी में रहें, यू नो। और मतलब उनका बिजनेस लेने के बाद भी उसको गार्डेड तो रखना पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि उनको अगर एक भी क्रैक मिला तो उन्होंने एक झंडा खड़ा कर देना है कि हमारी स्ट्रेंथ रही है हमारी जॉइंट फैमिली। वी हैव 30 पीपल, स्टिल वी आर टुगेदर एंड एवरीथिंग, दैट इज मेरा बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ माय। इस पे थोड़ा आप और मुझे बताएं, क्योंकि आजकल लोग बिलीव करते हैं कि भाई न्यूक्लियर फैमिली अपना करो, अपना जानो, यू नो, बाकी गए अपना। देखिए, हर एक आदमी की अपनी सोच है इसके अंदर, बट वी हैव सीन कि अगर जॉइंट फैमिली आप रिस्पेक्ट के साथ चलाते हैं तो बहुत अच्छा, और आपकी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द लाइफ। चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए, समझने के लिए, हर एक के लिए बहुत कम रह गई हैं जॉइंट फैमिली जी। बट वी हैव अ सिंगल किचन इन द हाउस। दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग, एंड दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर अस फाइट करने के लिए। तो नोबडी कैन थिंक कि यार ठीक है यार आप राइट काम करो, बट उसके बाद डरने की ज़रूरत नहीं है। सेम थिंग कि कॉन्सेंट्रेट अप्रोच करो अपने हिसाब से। प्रॉब्लम तो आएंगे, हर धंधे में आएंगे, हर बिजनेस में आएंगे। आइदर यू थिंक कि यार आसान वे लेके अपना बाहर हो जाओ,
या फिर आप लगे रहो उसके अंदर। आवर एम शुड बी रीच ऑन द टॉप। और सर्विस इंडस्ट्री ग्रो कर रही है आगे आने वाले टाइम में, आप देख रहे हैं ईच एंड एवरी गवर्नमेंट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ द मनी एंड दे वांट्स टू गिव बेस्ट सर्विस टू द people, Correct. to their citizens in any of the aspects, not the visa, passport, any other thing. Correct. So plenty of the scope is there for this. तो थोड़ा एक दो लेयर पीछे अगर हम आपके बचपन पे जाएं और उसके बाद कैसे एज अ फैमिली, एज ब्रदर्स, एज पेरेंट्स, मतलब वो कल्चर क्या है, वो थ्रेड क्या है जो आपने पास ऑन किया है? देखिए ट्रेडिशन फैमिली है हमारी जी, दिल्ली में रहते हैं, पुरानी दिल्ली में सिविलाइज रहते हैं जी। तो वहाँ से स्टार्ट करा है जर्नी को हमने। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग शुरू से ही मैन्युफैक्चरिंग स्टिल मैन्युफैक्चरिंग इज देयर, स्टिल देयर ओके। अच्छे लेवल की मैन्युफैक्चरिंग है, लाइक मोर देन 1000 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग इज देयर जी। डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? पॉलिस्टर फाइबर एंड पॉलीमर कंपाउंड्स। पॉलिस्टर फाइबर एंड पॉलीमर कंपाउंड। Polymer compounds. We have the plant in Abu Dhabi, even outside India also we have the plant. राइट। We have a plant in Goa, we have a plant in Rajasthan and things. तो वो फैमिली मेंबर्स ही चलाते हैं या प्रोफेशनल्स चलाते हैं? नहीं देखिए हमारा सभी वर्किंग एक्चुअल में प्रोफेशनल चला रहे हैं। अच्छा। फैमिली मेंबर्स को देखते हैं, प्रमोटर लेड प्रोफेशनल रन, प्रमोटर लेड प्रोफेशनल। तभी हम लोग यहाँ इस पोजीशन के ऊपर पहुँचे हुए हैं। तो ये कब आपको महसूस हुआ कि भाई अब प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए और हमारा काम इससे बढ़ के अब कुछ और हो गया है? एक्चुअली जब आप एक सर्टेन लेवल पे आते हो आपको रिक्वायर्ड है कि जैसे मैंने गवर्नमेंट्स की बात करी या किसी भी सर्टेन लेवल के बाद जो एक्चुअल नीड की आपके सेंटिमेंट्स से नहीं चलेगी कंपनी। यू नीड द राइट टैलेंट। जब तक टैलेंट नहीं होगा राइट आपके साथ तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड सिस्टमेटिक कंपनी को चलाएंगे तो जब चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ओनर बन गए और आपने कहा नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो नहीं चलेगा ट्रेडिशन। तो यू लिसन टू योर पीपल्स नॉट लिसन, दे विल टेक इट देयर ओन डिसीजन। ईच एंड एवरीवन हैड टेक अ डिसीजन, अदरवाइज द बोर्ड इज टेकन द डिसीजन। मतलब उनको आपने प्रिंसिपल्स सेट करके दे दिए कि भाई ये जीरो टॉलरेंस है? प्रिंसिपल उन्होंने सेट करा है। अच्छा, उन्होंने सेट किए। प्रोफेशनल सेट करता है प्रिंसिपल्स को। नहीं प्रिंसिपल एज अ कंपनी, देखिए SLAs और वो तो प्रोफेशनल सेटअप करता है। प्रिंसिपल जो हमारी कंपनी के प्रिंसिपल है वो तो सबको आई थिंक वो एक यूनानिमस जॉइंटली डिसीजन हमने लिया है सबके साथ स्ट्रैटेजी बनाकर कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए इस कंपनी के। एंड आई थिंक वो एक चीज़ है मुझे लगता है जो हमारे अंदर डिफरेंट है थोड़ी एज ए इंडियन कंपनी। बिजनेस में हम लोग मुझे लगता है थोड़े से एथिकल कंपटीशन से ज़्यादा मुझे लगता है हमने इसके लिए मे बी कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़े भी हैं, काम थोड़ा कम भी करा है। इतनी ग्रोथ जितनी हमने आज करी है मे बी और ज़्यादा ग्रोथ कर सकते थे। बट आई थिंक जो एथिक्स और प्रिंसिपल्स हैं हमारे उनको हमने कभी तोड़ा नहीं है। जो हमारी जैसे उन्होंने बताया है जॉइंट फैमिली की जो एक टीचिंग्स है फैमिली की, अगर आप बाहर कुछ भी काम करके आ जाइए घर में जो बड़ा है आपसे आपको खड़ा होना पड़ेगा उनके लिए। वो बैठेंगे सीट पे और आप चाहे बाहर आप कुछ भी करके आ जाओ, सुपरस्टार हो घर के बाहर, घर में आकर हर बंदा ग्राउंड पे आ जाता है। तो एक वो जो लर्निंग है आई थिंक और जो सीख है एक एथिक्स की, रिस्पेक्ट की, आई थिंक वो हम बिजनेस में भी ट्राई करते हैं एक डालने के लिए। फेयर कंपटीशन में काम करना चाहते हैं हम, उसी प्रिंसिपल्स पे करते हैं, फेयर गेम प्ले करते हैं। और हम ये भी देखते हैं अगर कंपटीशन हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो बिल्कुल ग्रो करें। हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप देखें हमारी हिस्ट्री जितनी हमारी क्लाइंट गवर्नमेंट्स ने हमें आज तक काम दिया है, हमें दोबारा काम दे रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद अस। वेरी हैप्पी। तो हम एथिकल वे में काम कर रहे हैं। नई गवर्नमेंट जो हमें काम दे रही हैं वो हमसे स्टिक कर रही हैं। फॉरेन अब हमें पता है इस इंडस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट्स को अच्छी कंपनीज चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्टवर्दी वाली कंपनीज जो हमारे अंदर वैल्यूज़ हैं। मे बी आज नहीं तो 2 साल बाद और काम मिलेगा, बट हम अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ रहे। इस टेंडर में नहीं, मे बी नेक्स्ट टेंडर में हमें मिलेगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में हमने 15-20 नए टेंडर जीते नई गवर्नमेंट्स के साथ। उनको भी रियलाइज़ हुआ कि ये कंपनी जो बोल रही है वो करके दिखा रही है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं कि जॉइंट फैमिली की। हाँ, जनरल मैं आपको बताता हूँ हर इंडस्ट्री में जब पब्लिक से आप डील करते हैं तो 2% तक की एक गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है कि 2% तक की एरर आ सकते हैं आपके सिस्टम। दैट इज द स्कोप, दैट इज दिस थिंग। एंड हमारे यहाँ पर 0.002% भी नहीं है। 0.002%, 0.001% एरर का है जो भी मेरे पास लास्ट रिपोर्ट है। ओके। तो बेसिकली कैपेबिलिटी ऑन क्वालिटी इफ यू कैन गिव
गवर्नमेंट विल गिव यू रिपीटली ऑन थिंग्स। नहीं, और उसके अलावा गवर्नमेंट खाली ये नहीं देख रही कि आप एरर कर रहे हो, वो बोल रहे हैं एरर कर रहे हो तो आप उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं और रिपीट ना हो। भाई आपका उसके तरफ रवैया क्या है कि भाई आप एरर को इग्नोर कर रहे हो, उस पर प्रोएक्टिवली इंश्योर कर रहे हो कि दोबारा ना हो। आप ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, कोई गलती भी हुई आपने ट्रांसपेरेंटली आके बताई नहीं बताई हमें, आप छुपा तो नहीं रही उसे। तो आई थिंक जो मैंने आपको बताना चाहता हूँ, जो वैल्यूज़ हमें मिली है एज अ जॉइंट फैमिली, वो वैल्यूज़ हमने कंपनी में इंकॉर्पोरेट करी है और उसकी वजह से ही मुझे लगता है आज हमारी कंपनी की अगर हम बात करें, हमारी दोनों कंपनीज की मिलाकर अराउंड 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है। BLS इंटरनेशनल और BLS ई सर्विसेज भी हमने अभी जनवरी में लिस्ट करी कंपनी, उसके बारे में भी भारत की कंपनी जो है BLS ई सर्विसेज, गांव-गांव के अंदर हमने ये मॉडल चालू करा 2016 के अंदर। तो उसके बारे में भी बिल्कुल और थोड़ी बात करें। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल, उसके बारे में ज़रूर बताइए। जी बताओ। BLS वीज़ा के बारे में तो सारी दुनिया जानती है, यू आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। करेक्ट। बट इस गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में कैसे ये आइडिया कैसे आया? देखिए, हम अगर सोचेंगे कि हम क्या करते हैं BLS इंटरनेशनल में, एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट्स को कि सर्विस प्रोवाइड करनी है और सिटीजन्स को बहुत बड़े तादाद में प्रोवाइड करनी है। तो बीच में इंटरफेस के लिए उनको कोई कंपनी चाहिए थी और गवर्नमेंट्स को प्रॉब्लम था कि उनके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है देने के लिए किसी कंपनी को, और सिटीजन्स को प्रॉब्लम ये थी कि टाइम पे सर्विसेज नहीं मिल रही। तो हमें ये मॉडल जो वीज़ा में हम कर रहे थे, जिसमें बहुत नॉमिनल चार्ज पे हम सिटीजन को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, हमें लगा कि ये मॉडल तो रेप्लिकेट हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर। करेक्ट। हर सर्विस के अंदर रेप्लिकेट हो हर सकता है, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, हर गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल म्यूनिसिपैलिटी में हो सकता है रेप्लिकेट, हर जगह ये इशू है। तो हमने ये प्रॉब्लम लगी तो हमने आइडेंटिफाई करी इशू एक स्टेट ऑफ इंडिया के अंदर, उसमें पंजाब में गवर्नमेंट एक मॉडल स्टार्ट करती है सेवा केंद्र का, जहाँ पे उन्होंने क्या करा कि 150 से ज़्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, बर्थ सर्टिफिकेट में किसी डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करनी कहीं और लाइन लगानी पड़ती थी, लोग गाँव से आते थे सिटी सेंटर में, जलंधर आएंगे आसपास के गांव से, 2 दिन की वेट जाएगी उनकी, लाइन में खड़े होंगे, सिस्टम था, ब्रोकर्स थे, सर्विस नहीं मिलती थी टाइम पे। उन्होंने बोला इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमने उनको बताया देखिए हम भी वीज़ा के लिए काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, मॉडल पॉसिबल है। तो उन्होंने टेंडर निकाला, हम वो टेंडर जीत गए, जिसमें हमने क्या प्रोवाइड करा कि 150 से ज़्यादा गवर्नमेंट की सर्विसेज, हमने कुछ 1,500 ऑफिसेज खोले पूरे पंजाब। 2,325 offices. 2,325 offices. And within 60 days, we have started in Punjab. That was the condition of the state government. Within 60 days. Within 60 days in Punjab. And all daily remote, 30 खोलना, including all remote. हर घंटे में एक। डेली कितने लोग आ रहे थे वहाँ पे? 1 लाख। वहाँ पर 1 लाख, और हमने approximately we have appointed approximately 8,000 people. Wow. For handling all 2,325 offices in 2 months. We have done on a fire footing. तो इतने नए लोग हायर करना, जगह लेना, ट्रेन करना, वो भी सरकारी प्रोसेस पे, दैट इज अ ह्यूमंगस टास्क। ये बिजनेस तो मुझे लगता है आपके BLS इंटरनेशनल से ऊपर ही जाएगा, बिकॉज द साइज एंड स्केल ऑफ इंडिया इज ह्यूज। भारत जो है हमारा, आई थिंक ये हमारा मॉडल था जिससे हमने इनिशियली स्टार्ट करा। गुजरात के लिए हम लोग लैंड रिकॉर्ड काम भी कर रहे हैं वहाँ पर। अच्छा, लैंड रिकॉर्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है प्रॉब्लम है, जिससे मतलब हम इतना स्टाम्प ड्यूटी और वो सब देते हैं, सर्विसेज नहीं है, तो हो सकता है आगे जाके। जो हमारा मॉडल ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं सारी सर्विसेज के अंदर, सिटीजन को पता हो कि किस टाइम पे कितने पैसे दे रहे हैं वो सर्विस के लिए, गवर्नमेंट भी चाहे ट्रांसपेरेंट मैनर में सर्विस प्रोवाइड करे, तो यही हमारा मॉडल है। अगर आप देखें तो हमने स्टार्ट करा पंजाब के साथ, जैसे बताया उन्होंने 4-5 और स्टेट्स में काम लिया, उसके अलावा हमने रूरल बैंकिंग में भी काम स्टार्ट करा है, जो आज की डेट में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लार्जेस्ट टायर 2 एंड टायर 3 सिटी में रूरल बैंक एक ब्रांच चला रहे हैं। ये भारत का मॉडल है, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर हमारे सेंटर्स हैं, लाखों लोग डेली आ रहे हैं, अलग अलग सर्विसेज ले रहे हैं, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, हम सारे स्टेट, सारे यूनियन टेरिटरीज में। मल्टी सर्विसेज सेंटर्स या मतलब हर सर्विस का एक अपना सेंटर है? नहीं, मल्टी इन वन सेंटर। एक डिस्ट्रिक्ट को या एक जिले को एक ऑफिस रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी जो भी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन या सर्विसेज हैं वो वहाँ जाके अपनी ले सकता है। सिटीजन्स कम टू अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख सिटीजन्स आ रहे हैं डेली हमारे पास। 6 लाख सिटीजन, सो दैट इज अ वॉक इन ऑन अ डेली बेसिस। और वीज़ा के लिए क्या ग्लोबल वॉक इन आता है आपके ऑफिसेज में? हमारे पास जो वीज़ा के लिए वॉल्यूम है, हम लोग साल की 5 मिलियन एप्लीकेशन करते हैं। 50 लाख एप्लीकेशंस processed in a year. Yes. Visa and passport also we are Correct. this. Passport also. Passport outsourcing. Okay. तो ये
इतने स्केल पे अगर आप काम करना चाहें तो सिस्टम्स और स्टैंडर्डाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। तो मतलब विदाउट उसके हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली तो मतलब उसमें थोड़ा सा अगर हम डबल क्लिक करें, क्योंकि लोग जो सुन रहे हैं इस बात को वो इस चीज़ से डरते हैं कि भाई, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, जब कोई छोटा बिजनेस शुरू करता है तो उसको लगता है कि भाई मेरे से अच्छा है कोई जा नहीं सकता, तो मुझे ही करने हैं सारे काम। फिर वो अपने आप को ही बॉटलनेक बना लेता है क्योंकि काम फंसने लग जाता है, एक ही आदमी है। तो सिस्टम बनाने से लोग डरते हैं। तो आप लोगों ने ये शुरुआत कैसे करी? मतलब खुद बनाए बैठ के, लोग हायर किए, आजकल कंसल्टेंट भी बहुत लोग मिल जाते हैं, तो व्हाट वाज योर अप्रोच? नहीं, आई थिंक इसके अंदर हमने क्या करा, ऑब्वियसली अगर आप देखें, पहले हम लोग एक कंट्री में काम करते थे, दिल्ली के अंदर हम फॉरेन गवर्नमेंट्स के लिए काम करते थे, फिर धीरे धीरे हम 15-20 कंट्रीज़ में गए। पर ऑब्वियसली अगर आप 70 कंट्रियों में ऑफिस चला रहे हैं, मिलियंस ऑफ लोग आ रहे हैं आपके ऑफिस में, मल्टीपल सेंटर चला रहे हैं, मल्टीपल जुरिस्डिक्शन, लॉज, मल्टीपल जोग्राफीज, तो आप खुद तो नहीं चला सकते ये। करेक्ट। तो इसके लिए हमने स्टडी करे मॉडल्स कि बाकी कंपनीज कैसे काम करती हैं। इस बिज़नेस की ये अच्छी खासियत है, आप मिल रहे हो डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर से, जो आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी इवॉल्व हैं, और आपको उनको स्ट्रैटेजिकली काफ़ी अच्छी थिंकिंग। तो हमें अच्छे एडवाइजर्स मिले टाइम टू टाइम। उन्होंने बताया कि अगर अब हमें इस बिज़नेस को रन करना है ढंग से, तो हमें स्ट्रैटेजिकली पूरे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमने क्या करा, वर्ल्ड को डिवाइड करा पहले। तो कि हमने बोला कि ये बिज़नेस जो है, आप दिल्ली से बैठ के पूरा वर्ल्ड कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको लोकल जाना ही पड़ेगा, आपको लोकल लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। तो हमने रीजनल सीईओज बनाए, हमने वर्ल्ड को बांटा 4 भागों में, कि इधर हेडक्वार्टर, दुबई को हेडक्वार्टर बनाया, मिडिल ईस्ट का, कनाडा को, नॉर्थ अमेरिका, लंदन में, यूरोप, अफ्रीका में एक कंट्री चुनी, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाए रीजनल, कि यहाँ पे फाइनेंस, लीगल, कंप्लायंस के लोग बैठेंगे। सिस्टम्स हमने ग्लोबल बनाए हेडक्वार्टर से, कि ये एचआर का सिस्टम हमारा ग्लोबल है, और हर कंट्री के लिए थोड़ा ट्विक करा उसे, कि लोकल पॉलिसीज़ के हिसाब से। टेक्नोलॉजी हमारी सेंट्रल है, टेक्नोलॉजी की हमने बहुत बड़ी टीम बनाई है। अगर आप बिजनेस देखें, टेक्नोलॉजी इसमें आई थिंक 70% रोल प्ले करती है ये सर्विसेज डिलीवर करने में। एब्सोल्युटली। अगर लोग आ रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग ढंग से हो रही है, नहीं हो रही, उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी की पूरी टीम बनाई यहाँ पर, सिस्टम्स बनाए जो प्रोसेस कर सकते हैं, और हमारे पास पूरी विजिबिलिटी हो वर्ल्ड ओवर कि कौन आदमी किस सेकंड हमारे सेंटर पे खड़ा है। बट आपको टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड तो था नहीं इन चीज़ों में, तो ये कैसे आपने डिसाइड किया कि भाई ये टेक्नोलॉजी बेटर है कि वो टेक्नोलॉजी? वहाँ कहीं कुछ चैलेंजेस या फेलियर्स है जिनको ठीक करना पड़ा? We have taken advice from the all big fours. Big Four. So they came to your rescue. Yeah, we have taken advice from the experts, the people, कि this is the best technology for that and things. Because without that you can't. Correct. You will take a commercial decision only. Yeah. Not a technical decision. That's what. So we have taken all top people. Advisory from the best in the class. Highly professional people are with us. बट उसके अंदर भी आई थिंक टेक्नोलॉजी और सिस्टम एंड प्रोसेसेस, आई थिंक एक दिन में तो हम परफेक्ट स्टेज पे पहुंचे नहीं। अगर आप देखें, हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल इवॉल्व होते गए। हम पहले एक कंट्री में थे, 20 कंट्री में पहुंचे, 60 कंट्रीज में पहुंचे, 70 में पहुंचे। तो हमारे सिस्टम जो पहले चल रहे थे, वो सेम सिस्टम हर जगह फॉलो नहीं हो पाए। तो हमें सिस्टम्स भी इवॉल्व करने पड़े। जैसे कंपनी ग्रो करी, तो ये नहीं कि हम जो 5 साल पहले चला रहे थे उसी सिस्टम से चला पाए। जितनी जल्दी कंपनी इवॉल्व हुई, हमने EY को भी लगाया था सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। उन्होंने बताया हमें कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम सिस्टम्स को इवॉल्व करते गए टाइमली। ये नहीं कि हम जो 10 साल पहले सिस्टम हमने डिसाइड करा था वही चलता गया। तो जो आपने 2005 में शुरू किया और आज की बात करें 20 साल बाद, ज़मीन आसमान का मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कंट्री में 2000 वाला सिस्टम भी चल रहा है क्योंकि वो वहाँ की नीड हो सकती है। ये भी एक चैलेंजेस है। अच्छा। जो सिस्टम ऑब्सोल्यूट हो चुका है, उन कंट्रीज में नहीं हुआ। अब तो वो कहते हैं नहीं जी, हमारे पास यही सिस्टम है, आपको यू हैव टू गो फॉर दैट। तो आपको वो एक पैरेलल तो वो सिस्टम मेंटेन करके चलना पड़ता है। नहीं, वो सिस्टम उनके लिए मेंटेन करना पड़ता है। उनके लिए मेंटेन करना पड़ता है। जो ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है उनके वहाँ पर वो चलती है, तो आपको यू हैव टू एजुकेट देम कि यार अब इसको आप नहीं पे ले आओ। दैट इज द क्लाइंट नीड, सो यू हैव टू सर्विस अकॉर्डिंगली। टाइम टू टाइम उसको एजुकेट करना पड़ेगा। हां, दे आल्सो वांट, बट क्या उनका सिस्टम एक दिन में चेंज, गवर्नमेंट का सिस्टम एक दिन में चेंज नहीं हो सकता। तो डिफरेंट टाइप की आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो आपने इतनी गवर्नमेंट से डील किया है, सबसे प्रोएक्टिव गवर्नमेंट आपको कौन सी मिली कि मजा आ गया इनके साथ काम करके? इंडिया। It is a very surprising answer. No. Actually, I am telling you, India. The best government is India. मतलब their agility. एयरपोर्ट पे जाओ, यहाँ क्यों नहीं लगी होती ज़्यादा। हाँ, नहीं होती। ठीक है, अब बाहर चले जाओ, क्यों में लगे रहते हो आधे घंटे से पहले। आप सही कह रहे हैं। ये अभी की बात है या हमेशा से? मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ। आपको अब बताओ, ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम एयरपोर्ट। That is unbelievable. ये फैक्ट है। And
ये आप 2013-14 के बाद की जर्नी बता रहे हैं या शुरू से? नहीं देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है तो ध्यान है मेरे को जी। मैंने तो देखा है हमेशा इंडिया में प्रॉब्लम कभी नहीं आई सिस्टम के हिसाब से। बाहर जाके लाइन में क्यू में लगे रहे 2-2 घंटे लगे रहे क्यू के। अब बड़ी डेवलप कंट्रीज में जाओ, आप देखो, आप बीमार हो जाओ वहाँ आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती। अब एक्चुअली अगर हम देखें तो जो फैसिलिटी हमें इंडिया में है, चीज़ें हैं एक्चुअलिटी के अंदर, आई एम नॉट कि ये इंडियन कंपनी ठीक है, बट एक्चुअली में हम लोग इज मच बेटर देन एनी अदर पार्ट ऑफ। नहीं, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जैसे इंडियंस की मेंटालिटी होती है 24 घंटे 7 दिन काम कर सकते हैं, हम वीकेंड पे भी काम कर सकते हैं, वैसे ही मुझे लगता है जो हमारी डील करने में देखा है हमने, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी के साथ हम जो डील कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर, वहाँ पे ऑफिसर्स की भी यही मेंटालिटी है। अगर आप देखें डायस्पोरा इतना बड़ा है बाहर, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर यूएई में 3 मिलियन इंडियन रहते हैं, कनाडा में 2.5-3 मिलियन इंडियंस रहते हैं। उनकी काउंसलर सर्विसेज करना, तो वो कोई मना नहीं करते कि आज आप इतनी एप्लीकेशन मत लाना। अच्छा, उन्होंने बोला है कि अगर आज इतनी आई हैं तो आप इतने लाइए, हम रात तक काम करेंगे। रात तक काम करके you will get in 48 hours each and everything is written back to the applicant. This is, I think the people who are listening, they must hear this, and this is music to This is my ears. एक्चुअल सिनेरियो। मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, पर बाकी गवर्नमेंट्स में कई जगह जो इंडियन नहीं है वहाँ पर होता है कि आप इतने से ज़्यादा मत लीजिए एप्लीकेशन, या हमारी टाइम पे हमें जाना है तो हम इससे ज़्यादा सर्विस नहीं कर सकते लोगों को। बट आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट जो कर रही है अपनी डायस्पोरा के लिए, फॉरेनर्स के लिए, कोई लिमिट नहीं है। They are going beyond their limits. दे आर गोइंग बियॉन्ड देयर लिमिट। मतलब वर्किंग आवर्स, दे आर वर्किंग 12-12 घंटे वहाँ पे, कि बिकॉज डिमांड इतनी है, ऑफिसर्स तो लिमिटेड है, गवर्नमेंट कैन नॉट इमीडिएटली गिव 10 मोर पीपल टू देम। सो आई थिंक दिस इज द डिफरेंस दैट, मतलब वी आर इज ए फैक्चुअल पोजीशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप देखिए बाहर यहाँ पर तो लाइन भी नहीं लगती, उसके बाद भी आदमी बड़ा क्रिटिसाइज करता है कि यार ये प्रॉब्लम, वहाँ जाके पीछे लाइन में लग जाता है 2 घंटे तक, मुँह से आवाज़ भी नहीं निकालता कि यार कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये थोड़ा सा it's a fact. And do you think that after the change in government that happened, the respect for Indian and Indian companies have seen a positive welcome from outside? देखिए रिस्पेक्ट का तो फ्रैंकली स्पीकिंग इट डिपेंड्स ऑन हाउ टू वर्क, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो तो अल्टीमेट टेस्ट है ही है। मतलब अगर वो काम अच्छा नहीं है फिर तो यू आर नोवेयर। हाँ, बट इंडियंस की रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, अच्छी रिस्पेक्ट है अगर आप यू विल गिव दैट इंडियन कंपनी। तो हमने ये देखा है इंडियंस तो कामयाब हैं, पर इंडिया जो है वो पीछे रह जाता है। तो क्योंकि आप एक ग्लोबल स्केल पे चीज़ों को देख रहे हैं, तो इंडियन नहीं, अभी आप देखिए जैसे हमारा आधार है, हाँ, या हमारे मनी ट्रांसफर, ये चीज़ जितनी एप्स हैं सब वर्ल्ड ओवर इस टाइम द पीपल आर फॉलोइंग अस। यूपीआई, आई नो यूपीआई इज नाउ बिकमिंग ग्लोबली एक्सेप्टेड। IT sector, I am more on the IT sector and things, not the manufacturing and for this thing, but IT sectors I have seen this type of things, we are much ahead than any other government. Rather Europe also, and they are following us. Everywhere you have seen in technology side we are much faster. तो आगे जाके टेक्नोलॉजी, AI, पेपरलेस, वॉक थ्रू द इमिग्रेशन, बायोमेट्रिक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्रैक्टिकली काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट हो गए। इंडिया में भी ये डिजी यात्रा आ गया। आज की डेट में इंटरनेशनल भी आ गया, हम लोग गए इंटरनेशनल से। अच्छा, वहाँ पे डिजी यात्रा आ गया? Yes. मैंने अभी नो डिजी यात्रा, अगेन वो सेम आपका जो है, आपको यू जस्ट गो फिंगरप्रिंट गो, इमिग्रेशन भी आप पार कर सकते हैं। अच्छा, नो नीड ऑफ यू गो फॉर द ठप्पा, स्टैंपिंग वैम्पिंग, नो स्टैम्पिंग। मैं देख रहा था इंस्टॉल तो हो रहे थे, अभी एक्टिव हो गए। एक्टिव नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आने वाले टाइम में अगर आप देखें, हमारी स्टोरी देखें, हम लोग का हमेशा से मोटिव रहा है कि हम एज ए कंपनी ग्रो भी कर पाएँ और इंडिया को कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो अगर आप देखें BLS इंटरनेशनल के अंदर भी हमारा काम तो ग्लोबल लेवल पे हम डिलीवर कर रहे हैं, पर यहाँ पे हमारी टीम है जिनको हम एम्पावर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की टीम हो गई, ऑपरेशन के लोग हो गए, तो हम इनको फॉरेन कंट्रीज़ भेज रहे हैं, यहाँ से लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं अपने सेंटर्स में और बाहर भेज रहे हैं। तो हमारा मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है अपस्किलिंग करने का। उसके अलावा अगर आप देखें BLS ई सर्विसेज के अंदर हम लोग एम्पावर कर रहे हैं पूरे रूरल इंडिया को। अगर आप देखें सर्विसेज हम टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में गांव तक लेकर गए हैं, सर्विस डिलीवरी लोगों के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, तो मुझे लगता है कि हमारा जो बिजनेस मॉडल भी काफ़ी हद तक इंडिया ग्रोथ स्टोरी के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। और मैं जैसे काफ़ी सालों से अब बाहर जा रहा हूँ, कम्पीट कर रहा हूँ फॉरेन टेंडर्स के लिए, तो मुझे ऑब्वियसली लास्ट 10 साल के अंदर
एक जो चेंज दिखा है ब्रांड इंडिया के अंदर, वो बहुत बड़ा चेंज है। लोग अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है इंडिया का नाम अच्छा करने के लिए बाहर, क्वालिटी। तो इंडिया को लोग एक रिस्पेक्ट से देखते हैं बाहर, इंडियन कंपनीज को रिस्पेक्ट से देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो हुई है और कंपनीज ने अच्छा काम डिलीवर करा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन गवर्नमेंट का, जो एक इंडिया का ब्रांड इमेज बाहर बन गया। ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट परसेप्शन की इंडियन कंपनी की क्रेडिबिलिटी कि काम अगर दें हम इंडियन कंपनी को तो इट्स अ क्रेडिबल कंपनी, अच्छे टेक्नोलॉजी में अच्छे लोग हैं, डिलीवर करेंगे, भागेंगे नहीं, काम लेकर डिलीवर करके देंगे। तो आई थिंक एक वो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है लास्ट 10 साल के अंदर। हमारी जर्नी भी उस समय स्टार्ट हो रही थी, हम भी फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ काम करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टाइमिंग भी रहा हमारे लिए, इंडियन ब्रांड स्टोरी के लिए भी, डिलीवरी भी हमने करी। और बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी AI की अगर आप बात करें तो AI सिस्टम एंड प्रोसेसेस में आनी ही है आगे जाकर। हम लोगों ने भी अडॉप्ट करनी स्टार्ट कर दी है। हमारे कॉल सेंटर के अंदर चैट बॉट्स एक बहुत बेसिक AI है। हाँ, काफ़ी क्वेरीज होती है वीज़ा को लेके, पेपर वर्क को लेके, मेरी मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, मेरी स्कोरिंग क्या है। बिल्कुल। तो आई थिंक जहाँ जहाँ हमें अलाउड है, हम ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हम गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें अलाउ करते हैं हम गवर्नमेंट्स को प्रपोज करते रहते हैं। और अपने इंटरनल सिस्टम्स में हमने AI काफ़ी जगह इस्टेब्लिश कर दिए हैं। चैट बॉट्स एक चीज़ है। उसके अलावा हमने एक सिस्टम बनाया है कि हम गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं जज करने में एप्लीकेशन। अभी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं करा है वो, क्योंकि गवर्नमेंट्स के पास अभी खुद ये एक डिसीजन मेकिंग पावर है। बट हम अपनी R&D करते रहते हैं। हमारा एक R&D काफ़ी अच्छा सेंटर है इंडिया के अंदर, और हमने यूरोप के अंदर भी एक नेदरलैंड के अंदर सेंटर बना रखा है R&D का। थोड़े लोग रखे हुए हैं जहाँ पे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज बनाते रहते हैं, अपने सिस्टम्स में ट्राई करते रहते हैं और गवर्नमेंट्स को प्रपोज करते रहते हैं। तो मेरे को लगता है बायोमेट्रिक, पेपरलेस वीज़ाज, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं कुछ सालों में। हम लोगों का जो मोटिव है, गवर्नमेंट्स को अच्छी कंपनीज चाहिए जो ये सब चीज़ें डिलीवर करते रहें। टेक्नोलॉजी इस साल कुछ है, 10 साल बाद और चेंज होगी, 20 साल बाद और चेंज होगी, बट ये चीज़ हमेशा रहेगी कि गवर्नमेंट रहेगी और लोगों को सर्विसेज लेनी होंगी। करेक्ट। तो हम ये चाहते हैं कि हम हमेशा ये प्लेयर एक बने रहें जो हम सर्विसेज देते रहें। तो जैसे सारी ऑटोमेशन आती जा रही है और विदाउट फिजिकल मैनुअल इंटरवेंशन, मशीन्स विल डू ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी चेक एंड क्लियरेंसेस, तो वहीं पे जहाँ इस तरह के काम आते हैं वहाँ पे वो साइबर अटैक्स वाले काम भी आते हैं। तो वहाँ पे आपको लगता है डेटा लीकेज, डेटा इश्यूज, वहाँ पे भी आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, या दैट इज दिस मार्केट हैज़ नॉट एंटर्ड दैट थ्रेट रेट? नहीं, तो डेली यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। अच्छा। एवरी टाइम यू हैव टू विजन ऑफ another 5 years, 10 years, then 20 years. What should the problem you can think, and you have to work on that from today itself. In Europe and other, so we are like connecting with the world. So we understand where the things are coming, what are the new things, new technology. Shikhar told development is our main focus. Right. How to reach on that ahead of the systems. देखिए इसमें क्या है, ऑपरेशनली ऑब्वियसली अगर आप काम कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी आपका 60-70% बैकबोन हो, तो यू कैन नॉट बी अवर्स टू एनी इश्यूज। और अगर आप देखें हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक और यूनिक फैक्टर है कि डिमांड हमेशा बहुत हाई रहती है। करेक्ट। एंड कैपेसिटी लिमिटेड रहती है, बिकॉज गवर्नमेंट्स के पास भी यू कैन नॉट एंटरटेन सो मैनी क्लाइंट्स। तो एक और इसमें प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे लोगों ने मिडल मैन आने की कोशिश करते हैं सिस्टम के अंदर, ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं अपॉइंटमेंट्स की, जेन्युइन एप्लीकेंट्स को ना मिल पाए तो इशू क्रिएट हो पाए आर्टिफिशियल। तो हम लोगों ने काफ़ी, आई थिंक जो हमने एक टेक्नोलॉजी अभी बनाई है, मुझे लगता है इंडस्ट्री की फर्स्ट मूवर है हम, और किसी कंपनी ने नहीं बनाई है, फेशियल बायोमेट्रिक की टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका फेस की फ़ोटो खींचेंगे, आपके पासपोर्ट से कंपेयर होगा टू अंडरस्टैंड कि ये जेन्युइन एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा। ऑब्वियसली आप बोले सब ट्राई करते हैं टैक्स करने के लिए, हमने बहुत रॉबस्ट सिस्टम बना रखे हैं, टीम्स बना रखी हैं, एथिकल हैकर्स रखे हुए हैं सिस्टम के अंदर। अच्छा। हमने खुद ही एथिकल हैकर रखे हुए हैं जो जिनको हम जिनका ब्रेकडाउन करने का उनका KPI क्या है कि आप एथिकल हैकिंग करो हमारे सिस्टम की, और सिस्टम तोड़ के दिखाओ और वल्नरेबिलिटी निकालो, तब आपको बोनस मिलेगा। दैट इज एक्सीलेंट। तब आपको बोनस मिलेगा, सैलरी तो मिलेगी, बोनस तब मिलेगा जब वल्नरेबिलिटी निकाल के दिखाओ, वीकनेस निकाल के दिखाओ। और ये नहीं कि आपने एक महीने निकाला, हर रोज निकालो, क्योंकि क्या है सिस्टम इवॉल्विंग है, हर रोज सिस्टम बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और लोग बहुत स्मार्ट हो रहे हैं जो अप्लाई करने वाले लोग तोड़ रहे हो तो चोरों के लिए सकते ताले नहीं होते ना, वो तो तोड़ने में लगे रहते हैं। प्रैक्टिकली वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी रख लो आप साइबर सिक्योरिटी की, बट मोरक्को, अल्जीरिया के अंदर अगर कोई आदमी जो एक
दुकान चला रहा है मिडल मैन की, वो उनसे ज़्यादा स्मार्ट होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा, बॉट चलाने में एडवांस होगा। तो ये एक एक्चुअली प्रॉब्लम देखिए वर्ल्ड ओवर जगह जगह आएंगी, इस टाइप की चीज़ें हमेशा होंगी जी, और आपको कोप अप करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से एक कदम आगे चलना पड़ेगा आपको। वो तो है। बट आपके करीबन 60,000 एम्प्लॉयज़ हैं कितने? हाँ, दैट इज़ अ मैसिव स्केल। मैं आपको एक सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3% तो हैंडीकैप है। 3% हैंडीकैप है एंड अराउंड 7% लेडीज़ है। दैट इज़ एक्सीलेंट। तो ये इतनी डाइवर्स फिजिकल एंड जेंडर डाइवर्सिटी को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि हर जगह भाई इंडिया में लॉज अलग हैं, बिल्कुल बाहर लॉज अलग हैं, यहाँ की सेंसिटिविटी हो सकता है थोड़ी 1 इंच ज़्यादा हो, बाहर कहीं हो सकता है 1 इंच कम हो। तो ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब हु इज़ द पीपल्स पर्सन इन योर HR? आई एम श्योर इट विल बी अ डॉन्टिंग टास्क फॉर द people who are managing people. हमने the system robust कर दी over an experience for a system. So we have like consulting a lot of multinational outside Indian also Indian companies जो best possible environment के हिसाब से each and everything with experience and things. So basically and second more thing very straightforward company. You don't want to do any hanky panky things and things. You want like system should be very robust and no tolerance policy of the company. हमने लोग रखे हुए हैं बहुत अच्छे HR की, काफ़ी अच्छी टीम है हमारी। हमारे ऑपरेशंस के जो लोग हैं वेटरन्स ऑफ द इंडस्ट्री हैं, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी पूरी टीम बना रखी है अपने अंडर, जो सिस्टम्स ऑपरेशन के बनाते हैं, HR के लोग HR के सिस्टम्स बनाते हैं, CTO IT के सिस्टम्स बनाते हैं। तो आई थिंक जो लोग हैं, जो टीम्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। आई थिंक हम लोग अगर आप देखें हमारे लेवल पे, अब कंपनी को अगर बड़ा करना है तो ऑपरेशनली थोड़ा बैक फुट लेना पड़ेगा, हमें ज़्यादा लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। तो आई थिंक वही एक काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पीपल एम्पावरमेंट की आप जो बात कह रहे हैं, यहाँ मोस्टली जो है एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हैं वहाँ फंसते हैं, क्योंकि डेलीगेट करने से डरते हैं कि गलत कर दिया तो सारी पावर वहाँ चली गई। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये फियर आप लोगों ने कब शेड किया कि भाई ये तो देना ही पड़ेगा, इसके बिना तो होगा नहीं? स्टार्टिंग से नहीं था, सोच ही नहीं थी एक्चुअली। अच्छा, तो इसके पीछे कोई रीज़न है या मतलब? इसका रीज़न ये आपकी पर्सनल सोच है। आपने देखा अगर आप ग्रो करना है, हाँ, अगर आपको ग्रो करना है और आपको कंपनी को उसको नंबर 1 कंपनी बनाना है वर्ल्ड की, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जब तक एम्पावरमेंट करके अच्छे लोग नहीं लाएंगे, आप साथ में एसोसिएट आपके साथ नहीं होंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। नॉट यू आर डिसीजन मेकर, देन ग्रो कर ही नहीं सकते। तो जब आपने शुरू किया, आपने पहली कंट्री ली जिसके 10,000 एप्लीकेशंस थी जी, आज 50 लाख हैं जी। तो जब आपने शुरू किया तो आपने सोचा था 50 लाख का नंबर मेरा टारगेट होगा, या मेरा कहाँ एम तो वही था, एम तो आगे का है। अभी 50 लाख तक का एम नहीं है। तो दोबारा हम आपके साथ बैठेंगे तो आप देखना शायद 5 करोड़ गए उसमें 50 मिलियन उसमें। बट ग्लोबल मार्केट कितना बड़ा है? मतलब हाउ मेनी एप्लीकेशंस गेट प्रोसेस्ड एवरी ईयर? 60% तो वेकेंट है, 60 और मोर देन दैट। देखिए ग्लोबल मार्केट जो है मुझे लगता है करोड़ों एप्लीकेशन का है। उसमें क्या है, अभी बहुत सारी आउटसोर्स्ड है और नॉन आउटसोर्स मार्केट भी है। कुछ तो गवर्नमेंट खुद ही कर रही है। कोई नंबर तो आई थिंक अभी बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है, बट जो हमें पता लगा है 50% आउटसोर्स मार्केट होगी, 50% अगर हम बात करें 5 करोड़ एप्लीकेशन होती है मार्केट में, तो 50% ही आउटसोर्स होंगी आज की डेट में, 50% नॉन आउटसोर्स होंगी। तो मतलब करीबन 25 मिलियन की एक मार्केट। 25 ज़्यादा ही मुझे लगता है, हाँ ज़्यादा ही, बहुत बड़ी मार्केट है और ग्रो कर रही है। ओनली द वीज़ा पासपोर्ट स्पेस। आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो अनलिमिटेड स्कोप है। तो जब ये आगे जाके चीज़ें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, क्या वीज़ा की ज़रूरत होगी? व्हाट कैन डिसरप्ट? क्या ई वीज़ा, ऑटो वीज़ा, अगर आपके इंडिया का ही? देखो सिक्योरिटी हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, सिक्योरिटी रहेगी। तो अगर सिक्योरिटी के चेक्स पे अगर गवर्नमेंट, मान लीजिए जैसे कई पासपोर्ट्स हैं उनको वीज़ा चाहिए नहीं, अमेरिकन पासपोर्ट को चाहिए नहीं होता, नहीं स्टिल बट सिक्योरिटी इज़ वेरी। नहीं देखिए क्या है इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने जैसा को बताया कि टेक्नोलॉजी हर 10 साल 5 साल में चेंज होएगी, पर सर्विस डिलीवरी हमेशा गवर्नमेंट का डोमेन नहीं रहेगा, वो प्राइवेट प्लेयर को ही देना पड़ेगा। तो आज ये सर्विस है, कल को कोई और सर्विस नहीं, यही सर्विसेज भी गवर्नमेंट डिलीवर करने का प्लेटफॉर्म चाहिए। तो हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, हमारे ही इंटरफेस चल रहे हैं हर जगह। तो सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म 10-20 हर साल चेंज होता रहता है। पहले बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी,
अगर आप देखें 5-7 साल पहले बायोमेट्रिक देने आपको आना नहीं पड़ता था सेंटर में। आज की डेट में आपको सेंटर पे बायोमेट्रिक देना पड़ता है, खुद फिजिकली लोगों को आना पड़ता है। तो सर्विस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके ही कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। यू कैन नॉट बी अवर्स टू टेक्नोलॉजी। तो हमें जो गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन है, अभी फिलहाल में ही हमने और 2-4 बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं 10-10 साल के, जिसके अंदर आप लोगों को सेंटर पे आना पड़ेगा, बायोमेट्रिक देनी पड़ेगी। तो सर्विस की टेक्नोलॉजी जो सकती है, बट सर्विस वही है जो चल रही है। तो इसमें मतलब जो ये ग्रोथ आपने की है, इसमें आपने सारा ऑर्गेनिकली ग्रो किया है या कहीं आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ का भी सपोर्ट लेना पड़ा कि भी इसको भी एक्वायर करें, दिस इज़ अ फास्टर रूट और दिस विल ब्रिंग मोर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट टू अस? नहीं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ से भी अपने भी स्टार्ट करा है। अच्छा, तो किस तरह की एक्विजिशंस आपने अलाइन करी हैं अपने लिए? देखिए, हमने अपने स्पेस के अंदर करी है अभी तक, जितने भी एक्विजिशन करी है हमने related to our business, either the back end or the forward or the same business. जैसे we have taken one company, जैसे हमने कंपनी अभी लिया है iData, the name is iData, टर्की हेडक्वार्टर्ड कंपनी है, हमारी इंडस्ट्री का रीजनल प्लेयर है ये। वो भी यही काम करता है बट उस रीजन का। 2005 से काम कर रहा है 15 कंट्रियों के अंदर। अच्छा। 2006 या 7 में आई थिंक शुरू करा उन्होंने। जर्मनी, इटली और चेक रिपब्लिक गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। ये साल की 7-8 लाख एप्लीकेशन प्रोसेस करता है ये प्लेयर। तो हमें लगा अब हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस है, जीरो डेट कंपनी थी हमारी, अभी थोड़ा सा डेट लिया हमने एक्विजिशंस के लिए। तो हमें लगा ग्रो करने के लिए एक तो कॉन्ट्रैक्ट्स बिड करके मार्केट ग्रो रही है और एक्विजिशन एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी बनती है। तो हमने एक कंपनी iData अभी एक्वायर करी फिलहाल में, जिसके 15 कंट्रियों में ऑफिसेज हैं। अराउंड 1000 करोड़ की एक्विजिशन थी ये, और इसके अंदर हमें अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू मिलेगा। और इन 15 कंट्रियों में हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिसेज भी थे ऑलरेडी। तो हमने देखा कि सिनर्जी कैसे बना सकते हैं, इन ऑफिसेज को कंबाइन कर सकते हैं, हमारा जो है कॉस्ट कम होएगी, एबिटा मार्जिन हम दोनों के साथ बढ़ सकते हैं। अगर आप देखें हम लोग 27%। तो ये पूरी स्टडी आपने करी? पूरी स्टडी करी हमने, आइडेंटिफाई किए। 2 साल हम इस कंपनी को कोविड में भी देख रहे थे। ओ यू ट्रैक दिस, ट्रैक द प्लेयर कोविड से पहले भी। कंपनी को लेने के लिए आपको टू लॉट ऑफ एक्सेस। दिस वाज योर फर्स्ट बिग एक्विजिशन। हमने इससे पहले 2 एक्विजिशन और करी थी। जीरो मास हमने 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ की कंपनी एक्वायर करी थी। ओके, व्हिच वाज इन बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सर्विसेज, ई सर्विस के अंदर जो हमने। अच्छा, ई सर्विस के अंदर। करेक्ट। ओके, उस कंपनी को हमने फिर लिस्ट कराया जनवरी के अंदर, सब्सिडरी बनाकर, जिसमें एक्विजिशंस करके एक स्टोरी हमारी अच्छी बन गई थी। और इसके अंदर हमने BLS इंटरनेशनल में हमने वीज़ा के अंदर ये पहली बड़ी कंपनी एक्वायर करी, iData जो हमने कंपनी एक्वायर करी। और फिर हमने लास्ट में एक और कंपनी एक्वायर करी, सिटीजनशिप इन्वेस्ट करके कंपनी। ये 250 करोड़ की एक्विजिशन है। ये कंपनी सेकंड पासपोर्ट, सिटीजनशिप और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर काम करती है। अगर आप देखें ग्लोबली अब HNIs बहुत बढ़ रहे हैं। दुबई हेडक्वार्टर्ड कंपनी है ये, वर्ल्ड की आई थिंक सेकंड काफ़ी बड़ी कंपनी है जो वर्ल्ड के तादाद पे काम करती है। और हमें लगा कि हम क्रॉस यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। हमारे ऑलरेडी 70 कंट्रीज़ में ऑफिसेज हैं, इन कंट्री के भी ऑफिसेज कैसे और खोल सकते हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हमें लगता है इन दोनों कंपनीज को कंबाइन करके काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और नेक्स्ट ईयर भी हम सोच रहे हैं कुछ और बड़ी एक्विजिशंस कर पाए। ओके, सो डू यू थिंक एक्विजिशन इज अ गुड रूट? यस, एनी अपॉर्चुनिटी इज अ गुड। सो अगर आपने उसको ट्रैक किया है, आपकी सिनर्जीज आपको दिख रही हैं, बिल्कुल, तो वी शुड नॉट, और एनी एंटरप्रेन्योर शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम कंसिडरिंग एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ। बट ये आई थिंक एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए कि आपको उस कंपनी को, ये नहीं कि यू आर गोइंग ब्लाइंडली। अगर हम देखें जो हमने एक्विजिशन पहली बड़ी एक्विजिशन जो हमने iData की करी, 2-3 साल हमने ट्रैक करा, उसके ऑफिसेस देखे, विजिट करे, थोड़ा समझा कि कंपनी क्या कर रही है, कि हमारे लिए भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी ये। पहली हमारी कंपनी। हाउ बिग वाज दैट इन्वेस्टमेंट? 1000 करोड़, अराउंड 1000 करोड़ की एक्विजिशन थी। मोर देन $100 million। या $100 million एक्विजिशन, और सारी इंटरनल एक्रूवल से हमने फंड करी ये एक्विजिशन हमने। सेकंड क्या ना, कल्चर बिल्कुल चेंज है। नो इंडियन आर देयर, there is not an Indian, so probably you will be the first Indian there. And second, more than the language, they don't know the English. Turkish. And Turkish, तो you only 1 or 2 people knows English only. Right. So ये कल्चर जो आप कह रहे हैं आगे किसी के लिए भी इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक उसको मैच करना और सिस्टम को बिठाना, नॉट इजी थिंग। सो वेरी केयरफुल यू डू एनी एक्विजिशन थिंग। सो जो एक्वायर करते हैं, डू यू मेंटेन दोज फाउंडर्स या उनको एग्जिट मिल जाती है कि अब आप जाइए, अब अपना हमें चलाने दीजिए? डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। डिपेंड करता है।
इस केस में हमारे फाउंडर जो हैं इस कंपनी के हमारे साथ हैं, ही इज गोइंग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, ही विल हेल्प अस ग्रो दैट मार्केट, he knows the market and he will grow Correct. for the parent company. करेक्ट ही विल मॉडल जनरली कोशिश रखती है कि उन लोगों को साथ रखे, बाकी फाइनेंस एंड सीईओज एंड थिंग्स शुड बी। देखिए 2005-6 से जिसने कंपनी स्टार्ट करी है और एंटरप्रेन्योर वाला एक्सपीरियंस है एंड ही हैज गॉट Why lose that experience? व्हाई लूज दैट एक्सपीरियंस। तो एक और थिंकिंग हैट आ जाती है। बिल्कुल यू नो यू हैव आपके जितने आर्म्स बढ़ा सकते हैं, एज ही सेड कि हमारा मॉडल हमेशा ये था लोगों को एम्पावर करना, तो आई थिंक उस रीजन के लिए वी आर नाउ बिडिंग फॉर मोर कॉन्ट्रैक्ट्स इन दैट रीजन। एंड मुझे लगता है और हमारा एक ये भी कंसर्न रहता है कि हम जो कंपनीज खरीदते हैं वो एक हेल्दी मल्टीपल्स पे लेते हैं। हम आई थिंक 6-7 की पी में हम कंपनीज ले रहे हैं, जो हमें लगता है 6-7 की पी में तो लें और जल्दी पैसे रिकवर कर पाएँ। तो हम वैल्यूएशन में ज़्यादा नहीं घुसते, हम चाहते हैं कि हमारे पैसे का रिटर्न हमें अच्छा मिले, सिनर्जिस्टिक अप्रोच हो और हम उससे अपने शेयर होल्डर्स को और रिवॉर्ड करें। वी आर वेरी कंजर्वेटिव अबाउट दिस एक्विजिशन, नॉट इन द रेस ऑफ कि एक्वायर करनी है कंपनी। तो आपके बिजनेस में your only son is there or any other sibling is also involved? One of elder brother of Shikhar also involved with that. तो आपके बड़े भाई भी इन्वॉल्व है इसमें? करेक्ट, He's a cousin of। तो वो पहले वो आए थे या पहले आप आए थे इस बिजनेस में? पहले शिखर आया था। पहले फिर बाद में उनकी एंट्री हुई। ओके, मेरे ख्याल में साथ ही आए थे आप। हाँ आई थिंक साथ ही एंटर करे होंगे बिजनेस। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं। 2000 मेरे को 10 साल हो गए इस बिज़नेस के अंदर। मैं जब सीए कर रहा था मैं, तो उसके बाद आई जॉइंड द बिज़नेस 2014 के अंदर। तो आई थिंक दैट टाइम हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे थे। ओनली दैट वाज द ओनली क्लाइंट गवर्नमेंट हम जो इनके साथ काम कर रहे थे। आज की डेट में स्टार्टिंग में हमारे पास एक टाइम था 98% ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वर्कर्स देयर। 98%? नाउ एट प्रेजेंट अराउंड हार्डली 15 to 18%। जो हमारी कंपनी का रेवेन्यू है, पाई इतना बड़ा हो गया कि वो 15 to 18% इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेस्ट इज विद यू गाइस? रेस्ट इज अदर गवर्नमेंट्स। सो वो भी एक आपने डी रिस्क कर दिया पूरे अपने बिजनेस को। बिजनेस ग्रो हो गया। हाँ, पहले हमारा बिजनेस जो 15-18% था, आज की डेट में रेवेन्यू वो 95% रेवेन्यू था। तो उसके बाद हमने लगा कि मैंने वो बताया उस समय कि हमने देखा कि कैसे इसको और बड़ा कर सकते हैं और पाए कहाँ पर है। तो वो धीरे धीरे जो 17-18 में जो हमारा प्रॉफिट था ईयरली, वो मंथली प्रॉफिट है। वो मंथली पे आ गया जो ईयरली हुआ करता था। दैट इज अमेजिंग। तो जब फैमिली साथ में काम करती है तो बीच में कुछ मनमुटाव होता है, आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ सिस्टम बड़ा क्लियर है। वो कैसे, मतलब वो कैसे आपने मेंटेन किया है? क्योंकि मैंने भी अपने फादर के साथ काम किया है। उसमें क्या है ना जी, इंटरफेरेंस। पहली बात तो जॉइंट फैमिली है तो इंटरफेरेंस नहीं है। जिसके पास जो कंपनी जो हैंडल कर रहा है वी विल टेक ए फाइनल डिसीजन। इफ एनी ब्रॉड कोई प्रॉब्लम आती है तो देन यू कैन डिस्कस सेपरेटली। एंड सेकेंड मोर थिंग, यू हैव टू फेथ ऑन ईच एंड एवरीवन। यू कैन गिव देम द एम्पावरमेंट। ठीक है यार, जो आपने करना है, यू टेक योर ओन डिसीजन, आई विल नॉट इंटरफेयर। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि आदमी अपने डिसीजन खुद ले सके, और जब उसने डिसीजन ले लिया तो देन वी मस्ट सपोर्ट इट। Yes. Unless the other person has a need to ask. Yes. कि भी मेरे को यहाँ हेल्प चाहिए या मदद चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा। That is the only way out. और इसमें the women of the family also join the business? ऐसा कोई आप लोगों का philosophy या thought process रहा है कि नहीं? नहीं, actually women are doing, they are busy in other some small venture something. They don't want to come in the main business. So they are happy with their own new नहीं, वुमेन जो हैं फैमिली की वो भी अलग हैं अलग अलग बिजनेसेस में। लाइक माय सिस्टर की अगर बात करें, अपने बिजनेस में नहीं है। हाँ, मैं अपना ही बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपके बिजनेस में, बट अपने बिजनेस, करेक्ट, अपने बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं सब। यहाँ पर भी जिसको जो अपॉर्चुनिटी है, अलग अलग बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग में जैसे बताया, अलग अलग और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस करते हैं। तो जिसका जहाँ मन था इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस के अंदर। पर अब कई लोग अपना स्टार्टअप भी चला रहे हैं। जैसे मेरी अगर हम बात करें, मेरी सिस्टर, शी इज़ इन्वॉल्व, उनके माई ब्रदर इन लॉ इज ऑल्सो रन द स्टार्टअप, शी इज़ हैंडलिंग one part of that startup. My wife is involved in a father's business. So women are involved in the business. I think thinking wise, so everyone has studied wherever they want abroad, and whatever opportunity people want to grab, they can grab. I think either. तो आप घर में बिजनेस कॉन्वर्सेशन को स्विच ऑफ कब करते हैं? घुसते ही या चलती रहती है? नहीं, घर पे घुसते ही स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है, बात करनी नहीं बिजनेस। No.
And that is by design or that is how? By desire. By desire. This is the design by desire. This is designed by desire कि भाई घर में तो मतलब ऐसा क्यों आपने? How did you design this desire? नहीं, you don't want to 24 hour as a machine. You have to enjoy the family life. You have to like different atmosphere. Then if you want to grow, you have to be like free. In 24 hour you can't work. Nobody can work. तो आप दोनों का देखिए मैं बताता हूँ आपको कि मैंने जो देखा है, बिकॉज मेरे फादर ही मेरे रोल मॉडल रहे हैं, मैंने उनको देखा है, तो मैंने देखा है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स काम पे आई है कभी घर नहीं लेकर आए वो, तो कभी भी शाम को घर लेकर नहीं आए या उस माइंड फ्रेम में नहीं आए। और मैंने देखा है कि क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ तभी अच्छी रही है हमेशा। तो मैंने भी ये देखकर सीखा है, अपने बाकी अंकल्स को, अपने सब लोगों को देखकर ये देखा है कि मतलब जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप काम पे, वो आपने काम पे थी, प्रॉब्लम आज है ठीक है, बट काम से आप आ गए हैं अब घर या आप कहीं बाहर आ गए हैं तो आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, वरना आपकी ये लाइफ भी सफ़र करेगी, वो लाइफ भी सफ़र करेगी। तो आई थिंक वही मैंने सीखा और यही हम प्रैक्टिस करते हैं कि आई थिंक, और अच्छा मुझे लगता है यही मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पे ऑफ करता है लॉन्ग रन में, क्योंकि आप जहाँ पर हैं आप उस समय उसी चीज़ को करिए। तो आप लोगों के इस मेंटल मेकअप के लिए कोई ऐसा टाइम आता है कि जब आप बिल्कुल ही स्ट्रेस्ड हैं? व्हाट इज़ योर स्ट्रेस बस्टर? नीड नॉट बी सेम, आपको ऐसी क्या चीज़ है जिसको देख के आप बिल्कुल ही I go for the golf. Or you go for the golf. Golf is your stress buster. Golf, and second more thing, window shopping. Window shopping. Why not actual shopping? Window shopping. अच्छा. This is my stress busters. बाहर इंडिया में जहाँ पर भी मौका मिले, टाइम मिले. That is very interesting. आपका? देखिए मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर अभी तो मेरी डॉटर है। ओके, शी इज़ 1.5 years old। तो मुझे तो अब ऑफिस के बाद और कहीं काम का बिल्कुल मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता। तो आई थिंक मेरा मन करता है कि घर आके उसके साथ मैं आई एंजॉय प्लेइंग एंड स्पेंडिंग दैट टाइम विद हर। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। और उसके अलावा वीकेंड्स पे आई लव मीटिंग न्यू पीपल, व्हेन आई हैव टाइम, मीटिंग फ्रेंड्स, स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली and learning new things. I think I started picking up pickleball recently. Oh, that's an interesting. Even I've started. That is a very good stress buster. Yes. Golf I also play occasionally. तो मुझे लगता है stress buster के लिए mind आपको switch off करना चाहिए, और किसी भी चीज़ से आप mind switch off कर सकते हैं, तो that is a stress buster for you. And morning yoga also, I think so. Yoga. तो आप लोगों का एक well defined routine है. Correct. That enables you to switch off. I do boxing like 3 days a week. I do boxing in the morning. I think you need some physical sport to work that effectively. आपको चाहिए कुछ sport, not only from physical fitness point, from mental fitness point of view. So I think quality of life. He does yoga, I do boxing, then I play pickleball. I spend time with my daughter. तो I think मुझे लगता है काम में hard work तो है, but मेरी पर्सनल बिलीव तो ये है कि आज की डेट में हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, एंड आपको स्ट्रेस फ्री टाइम चाहिए, तभी आप और आगे की सोच सकते हो, और बिजनेस बड़ा करने की सोच सकते हो, और जोग्राफीज में घुस सकते हो। अभी जैसे मैं एक नया बिजनेस सोच रहा हूँ सर्विसेज के अंदर, कि क्या हम और बड़ा कर सकते हैं, तो ये आपको टाइम तभी मिलेगा जब आपका माइंड फ्री होगा। हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है, मेरी पर्सनल बिलीव है कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ऑफिस में रहना चाहिए, बट आपको टाइम किस चीज़ में स्पेंड करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है। नहीं, वो ठीक है। यू हैव टू टेक अ कॉल कि भाई कहाँ आपने लगाना है, और आपने लगाना है तो उसको अच्छे तरह लगाना है, ताकि क्वालिटी टाइप। तो जैसे कहते हैं कि भाई जब आप अच्छा करते हैं, अच्छी शोहरत पाते हैं, तो एक हिस्सा तो होता है कि भाई आपने उसको कमाया, जैसे एज दे से यू अर्न $1 million, इट इज़ योर्स। यू अर्न $100 million, यू आर जस्ट द कस्टोडियन ऑफ दैट। वो आगे पास ऑन होना है या सोसाइटी में वापस जाना है, क्योंकि एक इंसान की ज़रूरत तो मिलियन से ज़्यादा है नहीं। तो अगर फिलैंथ्रोपी के बारे में बात करूँ, मतलब आपका किस तरह रुझान है, मतलब क्या चीज़ आपको आकर्षित करती है कि ये एक कॉज है जो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मैं इसको ज़रूर मैंने आपको बताया जैसे हैंडीकैप्स एंड लेडीज़ जो हमने 3% विलेजेस के अंदर, तो हमारा यही है कि जितना सोसाइटी को हम लोग आगे आके पे कर सके। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वी हैव सीन
इन आउटसाइड ऑल्सो इंडिया, जिस लेवल तक हो सकेगा, जितना हो सकता है हम लोग। आई थिंक ये कॉज आप यू डियरली फील अबाउट दिस एंड यू वांट टू हेल्प एंड सपोर्ट दिस कॉज, सपोर्ट टू द नीडेड पीपल। तो ऐसी कोई संस्था को आप सपोर्ट करते हैं? जी, आई थिंक इतना बोलते नहीं है, बट सीक्रेट आई थिंक बेटर रही है। 2-3 संस्था हैं जिन पे आप अपना समय भी देते हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं? थोड़ा समय देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट तो करते ही हैं। तो ये आपको मतलब यही एरिया में क्यों करना था? ये कहीं से आपको नहीं, अब जैसे हम लोगों ने देखा, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से भी, फैमिली ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट, सो इट्स द सेम कल्चर एंड वी हैव सीन कि अगर आप पोजीशन पे हैं, यू हैव टू बी नीडेड पीपल की जितनी हेल्प कर सकते हो उतना बेटर, बाय नेचर सिस्टम के हिसाब से। देखिए, अगर आप देखें हमारे बिजनेसेस जो मॉडल हैं, हमने ये सोचा कि हम सोशियो इकोनॉमिक बिजनेस कैसे रन कर सकते हैं। तो अगर आप देखें BLS ई-सर्विसेज जो हमारा बिजनेस है, एक्चुअली एक बिजनेस तो है ही, बट इट्स अ ग्रेट सोशियो इकोनॉमिक वे टू सर्व करेक्ट द रूरल इंडिया। तो अगर आप ये उसी एरिया में जाके काम करना भी एक तरह से तो मुझे मेरी पर्सनल बिलीफ, आई थिंक मेरे फादर की ऑब्वियसली बिलीव्स अलग होनी चाहिए सबकी, मेरी पर्सनल बिलीव ये है कि हमें एम्पावरमेंट पे ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को कैसे, चैरिटी तो आपने एक बार कर दी एंड उसके बाद आपने, पर अगर आप किसी को सिखा दो, एम्पावर कर दो, ट्रेन कर दो कि वो अपने लाइफ लॉन्ग कैसे पैसे कमा सकते। तो चैरिटी करना तो इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आपने डोनेट करा, पैसे आप कमा रहे हैं, डोनेट करा, दैट्स डन। अब उसका कितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है या एंड यूज़र तक पहुंचता भी है नहीं पहुंचता, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आई थिंक हम लोगों ने जो एक स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने भी बनाई और फादर से भी बात करी कि हाउ वी कैन डू सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो अगर आप देखें रूरल इंडिया में Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, नौकरी पे रख रहे हैं, उनको अपस्किल कर रहे हैं कि कल को वो हमारे साथ काम करे ना करे, एक जॉब फोर्स में आ जाए, कल को पैसे कमाते रहें। हम एक बार ये नहीं कि 1 महीने की सैलरी दे दी, 11 महीने खाली बैठे हैं। तो आई थिंक वो एक मुझे लगता है आगे जाने टाइम में वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं और कर रहे हैं आज भी, और आगे इसको और बड़ा करना चाहते हैं कि हम भी मॉडल ऐसे बनाएं कि लोग एम्पावर हो पाए। इनकी ऑलरेडी हम लोग 30,000 पीपल ऑलरेडी दे आर अर्निंग अराउंड 20,000 to 25,000 rupees every month in villages and things. Who doesn't want to leave the villages, their home. So जिसको हम इंडिया 3 के नाम से जानते हैं, जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, आप उससे ज़्यादा उनको सक्षम बना रहे हैं। अभी जानते हैं इंडिया 3 के नाम से, बट इंडिया 1 के नाम से बहुत जल्दी जानेंगे। That is very good. I think that will be a massive contribution. Correct. Because क्या अगर इंडिया 3 से जितना लोग इंडिया 2 में आता है और इंडिया 2 का इंडिया 1 में जाता है, उतना ही इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है, बिकॉज उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है और GDP की ग्रोथ होती है। आप सोच भी नहीं सकते हमारे बिजनेस के अंदर कितने लोग इंडिया 3 से हमारे बाहर के ऑपरेशंस में हेड है। दैट इज एक्सीलेंट। अमेरिका US के अंदर वहाँ से इंडिया हमारे यहाँ पे ट्रेन होकर कैसे हम उनको बाहर, एंड आई डोंट थिंक वो किसी लोकल से बेटर परफॉर्म, कोई लोकल उनसे बेटर परफॉर्म कर सकता है। जो उनमें भूख और मेहनत है और प्रैक्टिकलिटी अप्रोच है काम करने की, आई थिंक वो हमने कहीं नहीं देखी। तो इंडिया 3 मुझे, तभी मैं इसलिए बोलता हूँ, हम कंपनी में भी बात करते हैं कि इंडिया 3 एक में भी पहले बोलते थे, अब इंडिया 1 बहुत जल्दी होने वाला है। इंडिया 3 अब 3 से तो ज़्यादा ही है, वो ऊपर ही जाएगा। वैसे इंडिया में आप देखिए 3G से सीधा 5G हम लीप ही लेते हैं इंडिया में, स्किप ऑर्बिट। हाँ, सीधा टेलीफोन उस जनरेशन से सीधा उस जनरेशन में आ जाते हैं हम। तो यही इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। पीपल आर मोर कॉन्फिडेंट है जी, मोर कॉन्फिडेंट, उनको अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली उनको मौका नहीं मिलता है। एक बार मौका मिल जाए तो वो अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने से चूकते नहीं। बिल्कुल, मच इंटेलिजेंट, मच मोर इंटेलिजेंट है, क्योंकि उनका फोकस्ड है, फोकस इन द थिंग्स, दे वांट टू डू समथिंग और अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड लॉयल्टी की भी अगर आप बात करें तो पीपल आर मोर लॉयल टू द कंपनी। अगर आपने किसी को अपॉर्चुनिटी दी आगे बढ़ने के लिए, उनको एम्पावर करा, तो पीपल ऑल्सो वांट टू स्टिक आपके साथ, कि आपने उनके उस टाइम में उनको सपोर्ट करा, दे वांट टू सपोर्ट यू नो। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस कंपनी को ग्रो करने के लिए, जो लॉयल्टी ऑफ पीपल। अगर आप देखें सर्विस इंडस्ट्री में पीपल आर योर एसेट। करेक्ट। टेक्नोलॉजी इज ऑब्वियसली, हार्डवेयर इज देयर, बट अल्टीमेटली आप इट्स पीपल। अब यहाँ बैठ सर्विसेज में तो पीपल इज द रियल कैपिटल और एसेट। तो आई थिंक वो एक जो लॉयल्टी आप किसी पैसे से बाय नहीं कर सकते। जैसे
हमारे अभी क्या होता था, छोटे छोटे शहर से टीचर आते थे, होते इंटेलिजेंट थे लेकिन कोई मौका नहीं देता था, कुर्ते पजामे में आते थे, चप्पल में। उनके ड्रेस सेंस पे नहीं जा सकते आप, तो ड्रेस सेंस पे आप नहीं जा सकते। मैंने कहा यार देख, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो क्लास में बच्चा बैठा है ना साउथ दिल्ली का, उसको पढ़ेगा तो शर्ट टाइम में पढ़ा दें। और टुडे दे आर लीडिंग स्टेट्स एंड रीजन्स, टॉप कोचेज होंगे इंडिया के, टॉप कोचेज, बिकॉज मौका ढूंढ रहा आदमी। हंगर है ना, जो हंगर है उनमें, हंगर है। अच्छा, जो अच्छे क्वालिफाइड है ना, वो आराम से बैठे हैं, वो कंफर्टेबल है, वो कहते हैं यार तुम नहीं दोगे, वो देगा, वो नहीं देगा, वो देगा, तो वहाँ हंगर कम हो जाती है। तो वी रियली अप्रिशिएट। अब देखिए 70% 80% जितने सीएज हैं यहाँ पर, ये सब राजस्थान और इस साइड से, हंगर है उनके अंदर, आर सो इंटेलिजेंट, यू कांट बिलीव इट। विद माई एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे यहाँ काउंटिंग सिस्टम एवरी डे, ईच एंड एवरी एप्लीकेशंस, यू हैव टू लाइक काउंट द रुपीज इन $2, you have the match every day। अरे लोग कितनी करेंसीज में काम कर रहे हैं, कहाँ का इन्फ्लेशन डेली। कई कंट्रीज में हम काम करते हैं, टर्की जैसी कंट्री में, जहाँ डेली इन्फ्लेशन होती है, डेली इन्फ्लेशन होती है। हमने देखा लास्ट ईयर डॉलर के अगेंस्ट लोकल करेंसी 150% की इन्फ्लेशन आ गई। तो लोगों की कॉस्ट बढ़ गई, रेंट बढ़ गया। तो आई थिंक ये जो मल्टी कंट्रीज में काम करना, हम लिमिटेड अपनी जो इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सीख बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटी साइज है इस इंडस्ट्री के अंदर, स्काई इज द लिमिट। आज हम 20,000 करोड़ की कंपनी है एज अ ग्रुप, तो मुझे लगता है यहाँ से 10 गुना कुछ सालों में करने में हमें हमारी मेहनत, बड़ी बात नहीं अगर इस तरह से चलते हैं। एक्चुअली क्या ना, रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट्स की, they have a shortage of money actually, they don't spend money on that, and they want better services, तो सर्विस प्रोवाइडर अच्छी प्राइवेट पार्टनरशिप करके they must, so it's a private partnership. Yes, we are not taking anything from the government development offices, we will, and you're charging your fee on top of it. correct, so it's a nominal fee. It's not that you're taking undue advantage. No, here in India we are doing in 50 rupees, 50 rupees giving the services. Wow. The maximum price is 100 rupees for the state governments, for the state governments, or for the these things, 100 rupees the maximum price per application. Right. So we have taken so much this thing. तो इनकी बिटिया अगर आपसे आके पूछे, दादू आपके 3 लाइफ लेसन मुझे बताओ, तो वो क्या होंगे? मेरे लिए नहीं, आप इनकी बिटिया को क्या बताएंगे, ये याद रखना ध्यान में। साइशा को क्या बताओगे लाइफ लेसन? इसको कोई लाइफ लेसन कि मेरे साथ रहे बात कर। तो ऐसा क्या, मतलब उसको आप जिंदगी की कुछ सीख दे के जाना चाहिए? शी इज ए जॉइंट फैमिली गर्ल, सो शी अंडरस्टैंड हाउ टू रिस्पेक्ट द पीपल, दे वंस की यू हैव टू रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, एंड सेकंड मोर थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर थॉट्स एंड थिंग्स, and always faithful to the society and things. That is our main wish to the. That you would wish upon her. Yeah, wish upon. To take from you, learn from you. Yeah. तो जो नेक्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या करा है उन्होंने, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? आई थिंक मेरा मैसेज तो ये है कि पहली बात तो फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करना इजी तो नहीं होता। अगर आपका खुद का माइंड फ्रेम है, आप बाहर जाके, मैं भी अगर आप देखें मेरा बैकग्राउंड, मैंने सीए परस्यू करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बाहर जाके समर स्कूल्स करे और काम भी करा थोड़ा, तो ऑब्वियसली आपके पास एम्पावरमेंट तो होती है। आपको फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करना पहले दिन तो ईजी नहीं होता, बट आपको अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना, एट द सेम टाइम काम कराना लोगों से, बिकॉज आप फाउंडर नहीं होते इस बिजनेस के, तो आपको जैसे पता होगा, तो इट्स नॉट इजी। बट अगर आपकी बात सही है और आप मेहनत कर सकते हो अच्छी तरह और आप चीज़ों से रिजल्ट ला सकते हो, तब आपको धीरे धीरे लोग आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको लगे रहना है, मेहनत करनी है आपकी। देखिए, एक बाहर जाकर बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत ईजियर वे है, सक्सेस कर पाओ या फेलियर कर पाओ वो अलग बात है, बट एक बिजनेस के अंदर घुस के काम करना, सिस्टम्स को उसके चेंज कराना, चलते सिस्टम को बेंड करना, को चेंज करवाना, तो आई थिंक एक बार आपने वो सीख लिया या करना आ गया,
तो मुझे लगता है फिर आपके लिए एक जैसे होता है ना, इंडिया में गाड़ी चलानी आ गई तो आप बाहर कहीं भी चला सकते हो। वेरी गुड एग्जांपल। मैं आपको बताता हूँ, जब शिखर वाज इन कॉलेज एंड जो सीए कर रहे थे, तो वन एम ओनली कि मेरे को बाहर सेट होना है अच्छा और बाहर कुछ करना है। अच्छा। तो आई टोल्ड यार आई एम योर फादर, जस्ट गिव मी 5 years। हाँ बाहर सेट होना तो इज़ नॉट ए डिफिकल्ट कि ऑलरेडी इन सो मैनी कंट्रीज थिंग्स। मैंने कहा यार थोड़े दिन हमारे साथ रहो, उसके बाद फिर देखना, चूज देखना मन करा तो फिर देखना उसके बाद। तो 5 years के बाद धीरे धीरे लाइन पे लाए। उसका नाउ इज एंजॉयिंग। पहले ये हमारे साथ थे, अब हम इनके साथ चलते हैं। No, that's a very big statement from a father to a son, and he's done He is right. If your thoughts are clear and things are right, you have to be adopted. You have no choice. What is right, you have to do that same thing. And you have to have some patience, because जब आप एक चलते हुए शिप में आते हो तो लोगों के काम करने का तरीका, पुराने लोग जिनका विश्वास आपके साथ बना हुआ है, बिल्कुल वो तार इनके साथ जोड़ना उसमें समय लगता है, और आपको अपनी जैसे कहते हैं ना, वक़्त प्रूव करनी पड़ती है कि भाई हाँ मैं सही काम कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ, आपके साथ भी रह सकता हूँ, आपको रिस्पेक्ट भी कर सकता हूँ, बिकॉज आप पुराने साथी हो और आपको काम आता है, मैं आपसे सीख भी सकता हूँ। ये नहीं कि मैं प्रमोटर का बेटा हूँ तो आई हैव अ राइट, सो आई प्रूव माई राइट। कुछ एक्सपीरियंस आपका अपना भी बोल रहा है। बिल्कुल बोल रहा है। मैं तो जिस दिन आया था उस दिन सबके यही ख्याल थे कि भाई ये कौन आ गया। नहीं, मैं वो एक बात बहुत अच्छी है बताना चाहूँगा इनकी, कि इन्होंने कभी भी ये नहीं करा कि आई थिंक अगर आप में केपेबिलिटी है, आप प्रूव कर सकते हो तो आप पोजीशन ले सकते हो। ये नहीं कि आप मेरे बेटे हो तो आप आके यहाँ बैठ जाओ और आप कंपनी को संभालो। अगर आप मेहनत कर सकते हो, उसके लायक हो, आप ग्रो कर सकते हो, तो आप ये पोजीशन ले सकते हो। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से अपनी जर्नी में तो मैं अभी कहीं भी नहीं हूँ। मुझे लगता है अभी 10 साल ही है मुझे काम करे हुए, और मुझे लगता है अभी तो सबकी अपने अपने दिमाग में अपनी खुद की जर्नी होती है। Absolutely. तो मुझे लगता है कि हम लोग इस कंपनी को वर्ल्ड की पहली हिंदुस्तानी सर्विस डिलीवरी कंपनी बना सकते हैं। मुझे लगता है आईटी कंपनीज बहुत आई हैं इंडिया से ग्लोबली। आईटी कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, लाखों करोड़ों की कंपनी है, बड़े बड़े कैंपस। बट कोई भी कंपनी ये सर्विस डिलीवरी का काम, मुझे लगता है ऑन शोर वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज में ऐसी कोई कंपनी मुझे नहीं मिली। मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडियन कंपनीज का माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल होता है। फॉरेन गवर्नमेंट्स के अगर आप देखें, जो फॉरेन कंपनीज का माइंडसेट है, रिस्क के ही हम कई पार्टनर्स हैं हमारे, रिस्क जो वो बिड करते हैं टेंडर, रिस्क की 7% लगा देते हैं प्राइस। अच्छा, मतलब 7% कॉस्ट पे रिस्क का डाल देते हैं। इंडिया में तो टेंडर ही नहीं मिलेगा। तो आई थिंक तो मेंटालिटी हमारी काफ़ी सही है, और हम लोग काम करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चाहते हैं। तो मुझे लगता है हम इंडिया की सबसे बड़ी पहली ग्लोबल सर्विस डिलीवरी कंपनी बना सकते हैं। बहुत प्राउड फीलिंग है कि इंडियन कंपनी ग्लोबल सर्विस डिलीवरी में ग्लोबल ट्रैवल फैसिलिटेट कर रही है। कई कई कंट्रीज़ के तो मुझे भी नाम नहीं याद रहते, जहाँ जहाँ पे ऑफिस हैं, सुने भी नहीं होंगे आपने भी, मैंने नहीं, बिकॉज वर्ल्ड इतना बड़ा है। करेक्ट। अभी हमने फिलहाल में एक लैटिन अमेरिका में बहुत बड़ा ऑफिस खोला है, जहाँ पे साल के 1 मिलियन लोग आएंगे। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बुलेट प्रूफ इनसाइड। हाँ, अच्छा, बिकॉज़ वहाँ पे आई थिंक एनवायरनमेंट थोड़ा सा करेक्ट। तो मुझे लगता है रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आल्सो, both the things are there. So we have seen, I think so. And second, जितनी आईटी कंपनीज है ना, ये सर्विस डिलीवरी में फ्रंट एंडिंग के अंदर ये लोग नहीं आते। दे आर बेसिकली ऑन दैट, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू हैंडल द फ्रंट एंड कस्टमर्स। अब तो इंडिया एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी बनता जा रहा है, मतलब बाहर की इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रिसर्च वो हो रही है। इंडिया में आके लोग उसके सेंटर सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ टैलेंट, मतलब अब तो आई विल नॉट कॉल इट चीप टैलेंट, बट इट्स अ मोर एफिशिएंट एंड मच मोर स्मार्टर टैलेंट दैन दे आर गेटिंग हियर। करेक्ट। चीप तो नहीं है, आप यू राइट, एब्सोल्युटली राइट, दिस वर्ड इज नॉट देयर नाउ। पीपल आर नॉट वांट्स टू गो फॉर developed countries now. They want to like develop here itself, because lot of opportunities are here in India. तो मुझे ये लगता है कि अभी हम जैसे वीज़ा पासपोर्ट के जो हम सर्विसेज कर रहे हैं, उसके अंदर ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर एट द सेम टाइम बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर आप देखें यूएस के अंदर ड्राइविंग लाइसेंसेस हर स्टेट्स अलग अलग देते हैं, वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक टाइमली सर्विसेज नहीं मिलती, वो आउटसोर्स करने के लिए हम बात चल रहे हैं। यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हम लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज, लोकल स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हैं, उसमें हम
और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उसके अंदर हमने टीम बनाकर स्टार्ट कर दिया है काम करना। पायलट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े मैसिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि वहाँ आपको पेमेंट डॉलर पाउंड्स में मिलती है, काउंट्स भी अच्छे हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक स्टेट की पॉपुलेशन कंट्री की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। आप ये देखिए हमारे यहाँ की जो स्टेट की हमारे तो कहते हैं ना, वो यूपी हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड करता है। तो इसकी अपनी एक प्लस भी है, माइनस भी है, बट लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिविटी है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, अभी तो पॉपुलेशन प्लस साइड से ही अपने एक्ट हो रहा है। देखिए आप, पीपल आर ग्रोइंग इन एवरीथिंग आफ्टर कोविड आल्सो, काफ़ी सिस्टम्स हैज चेंज्ड। क्या कोविड का समय कुछ पेनफुल समय गया या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में गया कि भाई इसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें? देखो पेनफुल तो था, frankly speaking, every angle, not the financial angle, I'm talking about human angle, but operational also. Human and the things हमारे employees, associates, सब everywhere, सब everywhere। और हर गवर्नमेंट के अपने लॉज होंगे, अपने प्रोटोकॉल। सबसे बड़ी बात थी वीजा जीरो हो गए थे। वीजा जीरो, there was no revenue। 1.5-2 साल आप समझिए, 2 साल तो मेरे ख्याल में 2 साल टफ टाइम। हमारा जो 90% रेवेन्यू जहाँ से आता है, 90% रेवेन्यू वाज हिट। तो उस समय, और अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2020-21 की बात है, तो एक टाइम में हमारी मार्केट कैप भी काफ़ी गिर गई थी उस समय। जो है सब न्यूज़ के अंदर सब कुछ सभी का, हाँ, ऑल ओवर। नहीं, मैं तो अपनी बात करना चाहूँगा, हर जगह ही हुआ था, बट मैं बोलना चाहूँगा एक वो जो समय था, तो डेफिनेटली हम लोगों को भी काफ़ी सीख दी उस समय ने, कि हमें भी समझ में आया कि कैसे ऑपरेशंस और लोअर कॉस्ट पे रन करे जा सकते हैं, जो आज भी हमारे सीख चल रही है। अगर आप देखें एबिटा मार्जिन हमारे 27% हो गए हैं, जो पहले कभी भी इतने नहीं हुआ करते थे। तो हमने जो सीखी कोविड के अंदर, हमने ऑपरेशंस कम करे और हमने 2 साल प्रॉफिटेबल कंपनी चलाई इतने बिजनेस गिरने के बावजूद। तो आई थिंक वो जो हमें सीख मिली उस समय, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हमने करी, तो आई थिंक उसकी वजह से अगर आप देखें तो आज हम सबने सपोर्ट भी करा, हमारी टीम ने सबने, ईच एवरीवन द कंट्रीब्यूशन। पर हमने क्या करा, जो एक सर्टेन लेवल तक की सैलरीज में उसमें कोई कट नहीं करा, बिल्कुल नहीं किया। पीपल रेसिप्रोकेटेड। बिल्कुल। और उसी का मुझे लगता है रिजल्ट आज जो हमारी कंपनी ग्रो हुई है 2019 वी आर वेरी गुड टीम विद अस, ओल्ड एंड न्यू बोथ द टीम्स आर देयर, बट दे ऑल आर with the company basically, so motivation factor काफी high है ये company के अंदर। That is good, that is amazing, and they will get the success and things। a lot of people have the stock options, so each and everyone is in a good shape। so is it like stock options एकदम कोविड के बाद ही दी थी, उसके बाद तो stock has also done very well। They've done very well। so people are very happy। I've also tracked that। so people are happy, actually they are proud to be like with associate with BLS now। yes that is it's the big matter thing of pride, and then the company came forward when they needed the most, so they are coming forward when the company needs them the most। so basically the things vice versa, they have also sacrificed a lot of the people also, now they are enjoying with the company, that is the main motive of the things। तो amazing conversation sir, thank you। and जाते जाते मैं आपसे और शिखर दोनों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस भारत के जो छोटे छोटे शहरों में लोग इसको देख रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे बिजनेस करने की आशाएं होती हैं, डरते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि किस सोच के साथ वो आगे बढ़े? देखिए मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं है, थोड़ा कंसंट्रेट करके, थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस को पार करते हुए आगे निकले, तो दिल्ली दूर नहीं है, डरना नहीं चाहिए। अब तो आप बोल सकते हो लंदन दूर नहीं नहीं, उनके लिए अगर विलेजेस की बात करें, नहीं पहला पड़ाव दिल्ली, पहला पड़ाव दिल्ली है, बट थोड़ा सा घबराना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आपको स्टार्टिंग में। भाई आप बिजनेस करने चले हो तो मतलब फिर प्रॉब्लम्स तो आएंगी, भाई आप कीचड़ में जा रहे हो तो कपड़े तो खराब होंगे ही, तो घबराना थोड़ी उससे, वो तो हर जगह होंगे ना जी, आप सर्विस करोगे तो भी प्रॉब्लम आएंगे, तो प्रॉब्लम से घबरा के नहीं, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है और एम आपका क्लियर होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी हो, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर एम में क्लैरिटी नहीं है, आपने लगा कि थोड़ी डिफिकल्टी आई, नेक्स्ट बिजनेस चेंज कर दिया, फिर प्रॉब्लम आई, फिर अब नेक्स्ट चेंज कर दिया, तो देन इज ए, तो बदलते ही रह जाएंगे पूरी फिर प्रॉब्लम रहेगी। हम लोग जहाँ पहुँचे हैं कॉन्सेंट्रेट करके, प्रॉब्लम तो रोज आएगी हमारे, स्टार्टिंग के अंदर कितनी है,
स्टिल वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, Yes. लीगल दिस थिंग, तो सब चीज़ें ठीक है, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है आपका, ट्रू, घबराना नहीं चाहिए आपको. दैट इज माई ओनली मैसेज टू द पीपल. थैंक यू. आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगा सबको जो भारत से हमें देख रहे हैं या इतने स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं आज की डेट में. अगर हम बात करें तो मुझे तो कोई डर लगता है कि अपने से 10 साल छोटे लोग बच्चों से मिलता हूँ मैं, तो उनको लगता है कि IQ लेवल तो हमसे ज़्यादा हाई हो चुका है सबका. तो मुझे लगता है कि पहली बात तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच सबको बहुत रखनी चाहिए काम करते हुए. और जैसे उन्होंने बताया कि बिल्कुल घबराना नहीं है और टाइम लगेगा सक्सेस आने में. अगर आप पेशेंस रख, फेलियर से तो डर नहीं सकते आप. जैसे हमारी स्ट्रैटेजी है कि आप 10 टेंडर भरेंगे तो मे भी हो सकता है आपको एक भी ना मिले, पहले 4 साल आपको कुछ ना मिले. तो निराश अगर नहीं आपने अब निराश होकर आप बिना बिड करना रह गए, आपने छोड़ दिया, compete करना रह गए, तो आपको कभी मिलेगा ही नहीं टेंडर, कभी एंट्री नहीं होगी आपकी. तो हो सकता है पहले 10 आप हारो, पहले 15 हारो, 20 हारो, बट अगर आपने फिर उसको छोड़ दिया अपने काम को तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते. तो मुझे यही है कि इंडिया में लोग बहुत स्मार्ट हैं. थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है एंड लगे रहें तो आई थिंक सक्सेस कोई रोक नहीं सकता. Amazing. और पॉसिबल हो सके जॉइंट फैमिली के साथ ग्रो करें. That's also a very important message. मेन सक्सेस उससे होगी. हाँ बिल्कुल. So you always feel together and never alone and एक pillar of support रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक जो वो द बिगेस्ट एसेट फैमिली को आगे लेकर चलना, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट कि सब कंट्रीब्यूशन सबसे लर्न करना सबको. तो आई थिंक दैट हैज रियली प्लेड बिग दिस थिंग इन आवर जर्नी. Amazing. So thank you so much for taking our time today. I thoroughly enjoyed and I'm sure people who are listening. Thank you for inviting us. No, they'll pick up amazing nuggets, words of wisdom from you. Thank you. Thank you.